षोडश पदार्थों में से सबसे पहला पदार्थ था प्रमाण, उसका निरूपण हो गया है। प्रमाण 4 प्रकार के बताए गए हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान शब्दाः प्रमाणानि इति। उसके बाद अर्थापत्ति और अनुपलब्धि को पृथक प्रमाण मानने की आवश्यकता नहीं है करके उनका खंडन किया। अब यहाँ पर प्रमाण का निरूपण करने के बाद प्रसंगात जो प्रमात्व है वह स्वतः ग्राह्य है अथवा परतः ग्राह्य है। यहाँ पर विमत होने से, अलग अलग आचार्यों में मतभेद होने से उसका निरूपण करते हैं। प्रसंग प्रामाण्यवाद का निरूपण करने का क्या प्रसंग है इसमें, जैसे अभी प्रमाण का निरूपण हुआ। प्रामाण्यवाद में जो प्रमाण शब्द है, प्रमाणस्य इदं प्रामाण्यम, यहाँ पर जो प्रमाण शब्द है वो प्रमापरक है। प्रमाण शब्द का प्रयोग प्रमाकरण के लिए भी होता है और प्रमा के लिए भी होता है। प्रमाणम किम पूछेंगे तो प्रमाकरणम प्रमाणम। लेकिन जब हम प्रामाण्यवाद का विचार करते हैं, प्रामाण्यम स्वतः ग्राह्यम उतः परतः ग्राह्यम, यहाँ पर जो प्रमाण शब्द है वो प्रमापरक है। यहाँ पर प्रमाण शब्द का अर्थ प्रमा का करण नहीं है, अपितु प्रमाण। इसलिए प्रामाण्यवाद में जो प्रामाण्य शब्द है उसके जगह हम प्रमात्वम भी बोलते हैं। प्रमाण और प्रमा दोनों एक ही है, व्युत्पत्ति के वैचित्र्य से। जैसे प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम, ऐसी व्युत्पत्ति करेंगे, करण में ल्युट् प्रत्यय करेंगे तो प्रमाण शब्द का अर्थ हो जाएगा प्रमाकरणम। प्रमीयते इति प्रमाणम, प्रमीयते इति प्रमाणम, भाव में ल्युट् प्रत्यय करेंगे तो प्रमाण शब्द का अर्थ होता है प्रमा, प्रमा एवं प्रमाणम। प्रामाण्यवाद में प्रमाण शब्द का अर्थ क्या होगा? प्रमा। ठीक है, यह जो प्रमा है इसके ऊपर प्रमा में रहने वाला जो प्रमात्व है अथवा प्रमाण में रहने वाला जो प्रामाण्य है वह स्वतः है, उसमें स्वतस्त्व है अथवा परतस्त्व है, स्वतः ग्राह्य है अथवा परतः ग्राह्य। तो प्रमा मतलब यथार्थ ज्ञान। हाँ, प्रमा मतलब यथार्थ ज्ञान, परतः ग्राह्य वो नहीं, यथार्थ बताता हूँ। यथार्थ ज्ञान स्वतः ग्राह्य है अथवा परतः ग्राह्य है ऐसा विचार नहीं। यथार्थ ज्ञान में रहने वाला जो प्रमा, यथार्थ ज्ञान कहिए प्रमा कहिए एक ही बात। जिससे उदाहरण के लिए आपने घट को देखा, घट को देखने के बाद आपको ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रमा उत्पन्न हुई, अयं घटः, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होने के बाद जो ज्ञान हुआ अयं घटः, इसको कहते हैं। इसमें कौन सा धर्म रहेगा? इसी को कहते हैं प्रामाण्यम। इसी को क्या कहते हैं? प्रमात्व कहिए, प्रामाण्य, क्योंकि प्रमाण और प्रमा दोनों एक ही है। प्रमा से भाव प्रत्यय करेंगे तो प्रमात्वम, प्रमाण से भाव में से कर देंगे तो प्रामाण्यम। तो कहीं कहीं प्रमात्वम न स्वतो ग्राह्यम संशयानुपपत्तितः, प्रमात्व शब्द का भी प्रयोग करते हैं, कहीं कहीं प्रामाण्यम शब्द का भी। ठीक है, अब ये चर्चा कैसे हुई? अब देखिए, यथार्थ अनुभव का प्रकरण चल रहा था, प्रमा का प्रकरण चल रहा था। अभी प्रमाण से प्रमा की उत्पत्ति होती है करके प्रमा का प्रमाण का निरूपण किया। घट को देखने के बाद अयं घट ये ज्ञान हुआ, इसको प्रमा कहते हैं। ये प्रमा है कि नहीं कैसे आपको पता चलेगा? घट को आपने देखा, अयं घट ऐसा ज्ञान हुआ, अथवा मान लीजिए रज्जु को देखा आपने, अयं सर्प ज्ञान हुआ, तब तो आपको पता नहीं चलता है ना। वो तो सर्प ही समझ के अयं सर्प होता है ना, मुझे रज्जु में सर्प का ज्ञान हुआ ऐसा तो नहीं होता है जिसको भ्रम होता है। घट को देखने के बाद, अच्छा, सर्प को देखने के बाद अयं सर्प ज्ञान हुआ एक को, दूसरे को रज्जु को देखने के बाद अयं सर्प ज्ञान हुआ। दोनों के ज्ञान के आकार में कोई भेद, दोनों को अयं सर्प, एक प्रमा है एक अप्रमा। ठीक है, दोनों को हम एक शब्द में बोलना होगा तो दोनों ज्ञान है। ठीक है, तो जो यथार्थ ज्ञान है, यथार्थ अनुभव है, घट को देखने के बाद अयं घट ज्ञान हुआ, उसमें प्रमात्व है। वो कब गृहीत होता है? ज्ञान होते ही आपको गृहीत होता है या बाद में गृहीत होता है? ये हमको विचार करना है। ठीक है, जैसे मीमांसक कहते हैं, जैसे आपको घट का ज्ञान हुआ अयं घटः, उस समय उस ज्ञान में रहने वाला जो प्रमात्व है वो भी गृहीत हो जाता है। ठीक, नैयायिक के अनुसार जब आपको ज्ञान होता है उस समय सिर्फ ज्ञान हुआ, अयं घट ये ज्ञान हुआ। ठीक है, ज्ञानगत जो प्रमात्व है वो गृहीत, वो ज्ञान प्रमा भी हो सकती है, भ्रम भी हो, अप्रमा भी हो सकता है। ठीक है ना, तो इस विषय में हमको चर्चा करना है। फिर एक बार, अयं घट, घट को देखने के बाद अयं घट जो ज्ञान हुआ इसको कहते हैं प्रमा। इसमें क्या प्रमा कहते हैं, इसको यथार्थ अनुभव कहते हैं। इसमें कौन सा धर्म है इस प्रमा में? प्रमात्व। जब तक प्रमात्व गृहीत नहीं होगा तब तक आप इसको ये प्रमा है ऐसा नहीं। घट को देखने के बाद अयं घट ज्ञान तो हुआ आपको, लेकिन प्रमा है कि भ्रम है तब तक आपको संदेह रहेगा, इदम ज्ञानम प्रमा न हुआ, ऐसा संदेह रहेगा। उसमें प्रमात्व निश्चित कब होगा? जब सफल प्रवृत्ति होगी। सफल प्रवृत्ति रूप हेतु के द्वारा, सफल प्रवृत्ति जनकत्व हेतु के द्वारा पूर्व में गृहित जो प्रमा है उसमें प्रमात्व गृहित होता है। ठीक है सर, फिर से एक बार, हमने पहले क्या देखा? दूर से घट को देखा, क्या ज्ञान हुआ? अयं घट को देखकर ही अयं घट ज्ञान हुआ, वस्तु स्थिति है प्रमा है, लेकिन अभी तो गृहित नहीं हुआ। ये ज्ञान प्रमा ही है ऐसा हम सीधे नहीं बोल सकते। अब तब आएंगे, फिर जाने के बाद हमें घट की उपलब्धि होगी, तब जाकर के हम कहेंगे इदम ज्ञानम
प्रमा नहीं, अयं घट तो पहले ही हो सकता है। फिर से एक बार बताता हूँ दूसरा, ठीक है। में जल का ज्ञान होता है, ठीक है। इदम जलम, दूर से ही, जल नहीं दिखता, नहीं, जल जैसा दिखता है, जल नहीं होता है, नहीं दिखता है, नहीं। जल दिखता है, ठीक है। मरुभूमि में दूर से हमको क्या दिखा? जल। उसके बाद हमको ज्ञान हुआ, क्या ज्ञान हुआ? इदम जलम, ये ज्ञान हुआ, ठीक है। ये ज्ञान प्रमा भी हो सकता है, भ्रम भी हो सकता है। जैसे ज्ञान हुआ इदम जलम, उस समय प्रमात्व गृहित नहीं होता है। अब जलम ज्ञानम इदम जलम, ऐसा ज्ञान तो हो गया, जल ज्ञान हो गया। अब जो जलार्थी है, जो पिपासु है, जल पीने के लिए आगे जाएगा, जहां पर उसको जल दिखा था, वहां जाने के बाद उसको जल की प्राप्ति नहीं हुई, सफल प्रवृत्ति नहीं हुई, विफल प्रवृत्ति हुई। अब वो अनुमान करेगा, पूर्वोत्पन्नम जल ज्ञानम अप्रमा विफल प्रवृत्ति जनकत्वात्। अब जाकर के उसमें उस ज्ञान में क्या निश्चित हुआ? अप्रमात्व निश्चित हुआ। अथवा मान लीजिए कहीं पर तड़ाग था, दूर से तड़ाग को देखा, देखने के बाद इदम जलम ऐसा ज्ञान हुआ। जैसे ज्ञान हुआ दूर से, अभी इदम जलम ज्ञान तो हो गया, ठीक है, लेकिन इस ज्ञान में प्रमात्व का निश्चय नहीं हुआ, प्रमात्व गृहित नहीं हुआ। वो व्यक्ति जाएगा, वहां जाने के बाद उसको जल मिला, वो अनुमान करेगा पूर्वोत्पन्नम जल ज्ञानम प्रमा सफल प्रवृत्ति जनकत्वात्। पहले तो सिर्फ ज्ञान प्रमा उत्पन्न होती है, उसमें प्रमात्व गृहित नहीं होता। प्रमात्व गृहित कब होता है? सफल प्रवृत्ति जनकत्व हेतु के द्वारा, और विफल प्रवृत्ति जनकत्व हेतु के द्वारा अप्रमात्व का निश्चय होता है। अब यहाँ पर दोनों में हमको समझना है। मीमांसक का मत है, यहाँ पर भाट्ट मत को प्रस्तुत किया गया है। ऐसे तो प्राभाकर हो चाहे मिश्र मत हो, तीनों ही स्वतः ग्राह्य ऐसा कहते हैं। मीमांसक के मत के अनुसार जब ज्ञान गृहित होता है उसी समय ज्ञानगत प्रमात्व भी गृहित होता है। ज्ञान जिन सामग्रियों से ज्ञान गृहित होता है, उन्हीं सामग्रियों से ज्ञानगत प्रमात्व भी गृहित होता है। यही ज्ञानगतम स्वतस्त्वम, इसी को स्वतस्त्वम कहते हैं। प्रामाण्य स्वतस्त्वम किम पूछेंगे तो यया सामग्र्या ज्ञानम गृह्यते तया एव सामग्र्या ज्ञानगतम प्रमात्वमपि गृह्यते यदि उच्यते तदानीं प्रमात्वं स्वतो ग्राह्यम्। यया सामग्र्या ज्ञानम गृह्यते तयैव सामग्र्या ज्ञानगतम प्रमात्वं न गृह्यते। इदमेव परतस्त्वम, प्रमात्वस्य परतस्त्वम। देखिए ज्ञान में जो हम अभी ज्ञान की चर्चा नहीं करना है। जो ज्ञान में प्रमात्व है, यथार्थ ज्ञान है तो उसमें प्रमात्व है, अयथार्थ अनुभव है तो उसमें अप्रमात्व। ये प्रमात्व अप्रमात्व किससे गृहित होते हैं? जिनसे ज्ञान गृहित होता है उसी से ही गृहित होते हैं, अथवा ज्ञानग्राही का जो सामग्री है उनसे भिन्न सामग्री से गृहित होता है। ये हमको विचार करना, ठीक है। ज्ञानम यया सामग्र्या गृह्यते तयैव सामग्र्या ज्ञानगतम प्रमात्वमपि गृह्यते इति कथयन्ति के मीमांसकाः। मीमांसक क्या कहते हैं? जिन सामग्रियों से गृहित होता है उन्हीं सामग्रियों से, जैसे हमको ज्ञान गृहित हो गया अयं घट, उसी समय में उस ज्ञान में रहने वाला अयं घट, इस ज्ञान में रहने वाला जो प्रमात्व है वो भी गृहित होता है। ऐसा कौन कहते हैं? मीमांसक। और नैयायिक क्या कहते हैं? ज्ञान ग्राहिका सामग्री भिन्ना, ज्ञानगत प्रमात्व ग्राहिका सामग्री वो तो बताएंगे, ठीक है। इंद्रियार्थ सन्निकर्षादि ज्ञानग्राहिका सामग्री है, और अनुमान सफल प्रवृत्ति जनकत्व विफल प्रवृत्ति जनकत्व आदि जो अनुमान है वो प्रमात्व ग्राहिका सामग्री है। उसके अंतर सामग्री शब्द का अर्थ होता है कारण समुदाय, ठीक है। ये हाँ कारण, जैसे ज्ञान का ग्राहक, जैसे इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से ज्ञान गृहित हो गया, अब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के अलावा अनुमान को भी कारण के अंतर्गत प्रविष्ट करना पड़ेगा प्रमात्व गृहित करने के। ठीक, एक बार बताइए स्वतस्त्वम नाम किसको स्वतः अथवा परतः किसके विषय में विचार करना है? प्रमात्व के ऊपर। प्रमात्व मतलब प्रमात्वम नाम के अयं घट ये ज्ञान हुआ, ठीक है। इस ज्ञान में रहने वाला जो धर्म है, घट को देखने के बाद अयं घट ये ज्ञान हुआ, ये प्रमा है। इसमें क्या है? इस प्रमा में क्या है? वह जो प्रमात्व है स्वतः ग्राह्य है अथवा स्वतः ग्राह्य मतलब जिनसे प्रमा गृहित हुई, ज्ञान गृहित हुआ। प्रमा कहिए ज्ञान कहिए की बात है, उन्हीं सामग्री से प्रमात्व भी गृहित होता है। ऐसा कहेंगे तो प्रमात्व क्या हो गया? इनका आशय क्या है? जब ज्ञान गृहित होता है तभी भी गृहित होता है। और नैयायिक का जो आशय है, जो वस्तुगति है, वस्तु स्थिति है, उनके मत के अनुसार उनका जो मत है वो क्या है? ज्ञान तो अन्य सामग्री से गृहित होता है, ज्ञानगत जो प्रमात्व है वो भिन्न सामग्री से गृहित होता है। पहले सिर्फ ज्ञान गृहित होता है, फिर बाद में अनुमान से ज्ञानगत प्रमात्व गृहित होता है। तो जिनसे ज्ञान, जिस सामग्री से ज्ञान गृहित होता है, जिन कारणों से ज्ञान गृहित होता है, उन्हीं कारणों से ज्ञानगत प्रमात्व भी गृहित होता है। ऐसा कहेंगे तो प्रमात्व में क्या है? स्वतस्त्व है। जिन कारणों से प्रमा गृहित होती है उनसे भिन्न कारण से प्रमात्व गृहित होता है, ऐसा कहेंगे तो परतस्त्व किसमें है? प्रमात्व में। प्रमात्व उसी को हम परतस्त्व कहिए अथवा परतः ग्राह्य। प्रमात्वम
परतः ग्राह्यम। इस विषय में हमको चर्चा करना है कि ये चर्चा क्यों आई, क्योंकि अभी प्रमा का निरूपण चल रहा था, साथ साथ में प्रमाण का भी निरूपण चल रहा था। तो प्रमा का निरूपण हो गया तो उस प्रमा में रहने वाला जो प्रमात्व है वो स्वतः ग्राह्य है अथवा परतः ग्राह्य है। इसमें विमत होने से, दार्शनिकों का मतभेद होने से उसको स्पष्ट करने के लिए इसका निरूपण करते हैं। इदम इदानीम निरूप्यते। इदम नाम किम? प्रामाण्यम। प्रामाण्यम स्वतः ग्राह्यम उतः परतः ग्राह्यम इदानीम निरूप्यते। जलादि ज्ञाने जाते तस्य प्रामाण्यम अवधार्य कश्चित् जलादौ प्रवर्तते, कश्चित् तु संदेहादेव प्रवृत्तः। प्रवृत्ति उत्तर काले जलादि प्रतिलंभे सति प्रामाण्यम अवधारयति इति वस्तु गतिः। जलादि ज्ञाने जाते, सबसे पहले जल का ज्ञान हो गया, उस समय प्रामाण्यम अवधार्य कश्चित् जलादौ प्रवर्तते। देखिए, ज्ञान होते ही प्रामाण्य का अवधृत हो गया। जलादि ज्ञाने जाते, सबसे पहले क्या हुआ? जल का ज्ञान हो गया, उस समय प्रामाण्य भी क्या हो गया? प्रामाण्य का भी अवधारण हो गया। उसके बाद क्या होती है? जल में प्रवृत्ति होती है। कश्चित्, कश्चित् इत्युक्ते मीमांसकः, ये उनका मत है। कश्चित् तो संदेहादेव प्रवृत्तः। नैयायिक क्या होता है? संदेह से ही क्या होता है? संदेह मतलब किसका संदेह? प्रमात्व का संदेह। जल का ज्ञान तो हो गया, जल को देखा, इदम जलम ऐसा ज्ञान हो गया, लेकिन इदम जलम यह जो ज्ञान है, इस ज्ञान में प्रमात्व है कि नहीं, ऐसा संदेह। ज्ञान होते ही संदेह होता है, किसका? प्रमात्व का। इदम जलम ऐसा ज्ञान तो हो गया, लेकिन इदम ज्ञानम प्रमा न वा, किसका संदेह हुआ? प्रमात्व का। ठीक है, तो प्रमात्व का संदेह होने से, देखिए, अप्रमात्व का निश्चय है तो भी मतलब प्रवृत्ति नहीं हो सकती। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए कोई जल को चाहता है कि जल पिपासु है, जल है कि नहीं, ऐसा जल जैसा दिखा, जल नहीं है ऐसा भी निश्चय नहीं है ऐसा भी निश्चय नहीं है, उसकी प्रवृत्ति होगी कि नहीं? जल जैसा कुछ दिखेगा तो होगी ना। तो संदेह से प्रवृत्ति होती है कि नहीं होती? संदेह से भी प्रवृत्ति होती है। इसीलिए कभी कभी प्रायश्चित, पाप का संदेह होने पर प्रायश्चित्त करता है ना, संदेह से भी प्रवृत्ति होती है। तो कश्चित् तो संदेहादेव प्रवृत्तः, तो संदेह से प्रवृत्ति होती है तो प्रामाण्य का अवधारण कम होता है, तब कहते हैं प्रवृत्ति उत्तर काले जलादि प्रतिलंभे सति प्रामाण्यम अवधारयति इति वस्तुगति। संदेह से प्रवृत्त हुआ, प्रवृत्ति के उत्तर काल में उसको जल की प्राप्ति हो गई, उसके बाद पूर्वोत्पन्न जो ज्ञान था जल ज्ञान, उसमें प्रामाण्य का अवधारण करता है ये वस्तु। ठीक है ना? तो नैयायिक के अनुसार पहले इदम जलम ज्ञान हुआ, जल ज्ञान हुआ, जल ज्ञान होने पर इस ज्ञान में प्रमात्व का क्या होता है? संदेह होता है। संदेह होने से उसकी जल में क्या होगी? प्रवृत्ति हो जाएगी। जाने के बाद उसको जल की प्राप्ति हो गई, जल की उपलब्धि हो गई, उसके बाद उपलब्धि होने के बाद वो अनुमान करता है पूर्वोत्पन्नम जल ज्ञानम प्रमा। तो पूर्वोत्पन्नम जल ज्ञानम प्रमा, किसका निश्चय किया? प्रमात्व का निश्चय किया, सफल प्रवृत्ति जनकत्व हेतु के द्वारा इति वस्तुगति। अत्र कश्चिद आह, यहाँ पर पूर्व पक्षी कहते हैं प्रागेव प्रवृत्तेः प्रामाण्यम अवधार्य पुरुषः प्रवर्तते। प्रवृत्तेः प्रागेव, इदम जलम ऐसा ज्ञान हुआ, अभी प्रवृत्ति नहीं हुई, प्रवृत्ति से पहले ही प्रामाण्यम अवधार्य पुरुषः प्रवर्तते। पहले ज्ञान होगा, ज्ञान के साथ साथ ज्ञानगत प्रामाण्य भी क्या होगा? अवधृत होगा, निश्चित होगा, उसके बाद ही उसकी क्या होती है? प्रवृत्ति होती है। इति कश्चिदाह, कश्चिद इत्युक्ते मीमांसकः, मीमांसक पूर्व। अत्र कश्चिदाह, ठीक है, भाट्ट मत का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। स्वतः एवं प्रामाण्य अवधारणात्, क्योंकि प्रामाण्य क्या होता है? स्वतः ही अवधृत होता है, प्रामाण्य का अवधारण स्वतः ही होता है। स्वतः क्या है बता चुका। अस्यार्थ यहाँ पर भी बताते, ये नैव यज्ञानम गृह्यते तेनैव तद्गतं प्रामाण्यम अपि, ये स्वतस्त्व शब्द का अर्थ है। ये नैव इत्युक्ते येनैव कारणेन यज्ञानम गृह्यते तेनैव कारणेन तद्गतं, तद्गतं नाम ज्ञानगतं प्रामाण्यम अपि, प्रामाण्यम अपि इत्युक्ते प्रमात्वम अपि, न तो ज्ञानग्राहकात् अन्यत ज्ञान धर्मस्य प्रामाण्यस्य ग्राहकम। ज्ञान की ग्राहिका जो सामग्री है, ज्ञान ग्राहक जो कारण है, उससे भिन्न ज्ञानगत प्रामाण्य का ग्राहक कुछ नहीं है। यही क्या है? ज्ञानगत प्रमात्व में स्वतस्व है। क्या बताया अभी सर? गृह्यते तेनैव तद्गतं प्रामाण्यमपि, येन कारणेन यज्ञानं गृह्यते तेनैव कारणेन तद्गतं नाम ज्ञानगतं प्रामाण्यमपि। प्रामाण्यम इत्यस्य स्थाने अपरः शब्दः प्रमात्वमपि, न तो ज्ञानग्राहकात् अन्यत ज्ञानधर्मस्य प्रामाण्यस्य ग्राहकम। अन्यत का अन्वय करेंगे ग्राहकम के साथ, अन्यत ग्राहकम न कस्य? ज्ञानधर्मस्य प्रामाण्यस्य। तेन ज्ञानग्राहक अतिरिक्त अनपेक्षत्वमेव स्वतस्त्वम्, ये परिभाषा हो गई। ज्ञान ग्राहक अतिरिक्त अनपेक्षत्वम्, ज्ञानग्राहिका जो सामग्री है उससे अतिरिक्त कारण की अपेक्षा नहीं करना। ज्ञानग्राहक अतिरिक्त अपेक्षत्वम् परतस्त्वम्, ज्ञानग्राहक अतिरिक्त अनपेक्षत्वम् स्वतस्त्वम्। ज्ञानग्राहक जो सामग्री है उससे अतिरिक्त की अपेक्षा नहीं हुई, ज्ञानग्राहिका सामग्री से ही ज्ञानगत प्रमात्व भी गृहीत होता है, ऐसा कहेंगे तो प्रामाण्यस्य किं भवति? स्वतस्त्वम्। ज्ञानग्राहक अतिरिक्त सामग्री अपेक्षत्वम्,
अथवा ज्ञानग्राहक अतिरिक्त कारणापेक्षत्वं यदि प्रामाण्यस्य भवेत् तदानीं प्रामाण्यस्य किं भवति परतस्त्वं। ज्ञानं च प्रवृत्तेः पूर्वमेव गृहीतम्। ज्ञान प्रवृत्ति से पहले गृहीत होता है, तो दोनों के मत में होता है। कथम अन्यथा प्रामाण्य अप्रामाण्य संदेहोपि स्यात्। यदि ज्ञान गृहीत नहीं होता तो प्रामाण्य अप्रामाण्य का संदेह भी दोनों के मत के अनुसार ज्ञान प्रवृत्ति से पहले गृहीत होगा या बाद में? ज्ञान तो दोनों के मत के अनुसार प्रवृत्ति से पहले ही गृहीत होगा, ज्ञान होने के बाद ही, ठीक है। जलादि ज्ञान, ठीक है, जलादि जो ज्ञान है वो प्रवृत्ति से पहले गृहीत होगा या बाद में? ज्ञान तो पहले ही गृहीत होगा। और जिन सामग्रियों से ज्ञान गृहीत होता है उनसे ही ज्ञानगत प्रमात्व भी गृहीत होता है। तो प्रमात्व भी पहले प्रवृत्ति से पहले ही गृहीत हुआ या बाद में हुआ? प्रमात्व तो बाद। सभी पूर्व पक्ष चल रहा, अत्र कश्चित आह करके ज्ञान ग्राहक अतिरिक्त अनपेक्षत्वम, यही अत्र कश्चित आह करके पूर्व पक्ष चल रहा है यहाँ से, ठीक है ना। तो उनके मत के अनुसार, दोनों के मत के अनुसार ज्ञान प्रवृत्ति से पहले गृहीत होता है या बाद में गृहीत होता है? पहले। और ज्ञानगत प्रमात्व दोनों के मत के अनुसार, मत के अनुसार तो साथ ही। हाँ, क्योंकि ज्ञान ग्राहिका सामग्री प्रमात्व ग्राहिका सामग्री एक ही है, इसीलिए उनका ही मत चल रहा है। इसीलिए दोनों की सामग्री एक ही है, तो ज्ञान पहले गृहीत होता है तो प्रमात्व भी क्या होगा? पहले ही गृहीत होगा। ज्ञान पहले प्रवृत्ति से पहले ज्ञान गृहीत नहीं होगा ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर ऐसा कहेंगे तो वहां पर फिर संदेह नहीं होगा, प्रमात्व का संदेह भी नहीं हो पाएगा। ज्ञानं च प्रवृत्तेः पूर्वमेव गृहीतम् कथम अन्यथा प्रामाण्य अप्रामाण्य संदेहोपि। यदि ज्ञान गृहीत नहीं होता तो उस ज्ञान में प्रामाण्य और अप्रामाण्य का संदेह भी नहीं होता। क्यों? अनधिगते धर्मिणी संदेहानुदयात्। जब तक धर्मी का निश्चय नहीं होता है तब तक संदेह, जैसे पर्वतो बन्हीमान नवा, बन्हीमान नवा, बन्य और बन्य भाव का संदेह हो रहा है किसमें? धर्मी का निश्चय होना जरूरी है। संदेह में धर्मिक ज्ञान कारण होता है, संदेह के बहुत सारे कारण होते हैं, उनमें से धर्मिक ज्ञान भी। दोनों के मत के अनुसार जब जल का ज्ञान होता है उस समय उस ज्ञान में प्रामाण्य का संदेह होता है कि नहीं? प्रामाण्य और अप्रामाण्य का संदेह हुआ, मतलब जल ज्ञान क्या हो गया? गृहीत हो गया। यदि ज्ञान गृहीत नहीं होता तो प्रामाण्य और अप्रामाण्य का संदेह भी, क्योंकि प्रामाण्य और अप्रामाण्य दोनों किस में रहते हैं? प्रामाण्य हो अथवा अप्रामाण्य हो, दोनों किस में रहते हैं? एक शब्द में बोलना होगा, दोनों किसके धर्म है? ज्ञान के। प्रामाण्य अप्रामाण्य ये दोनों किसके धर्म है? ज्ञान के, ठीक है ना। जब तक ज्ञान गृहीत नहीं होगा तब प्रामाण्य और अप्रामाण्य का संदेह होगा। प्रामाण्य अप्रामाण्य धर्म है, धर्मी कौन है? ज्ञान। तो अनधिगते धर्मिणी, अनधिगते मतलब जब तक ज्ञान गृहीत नहीं होगा तब तक उस ज्ञान में प्रामाण्य और अप्रामाण्य का संदेह भी। इसका मतलब प्रामाण्य अप्रामाण्य का संदेह होता है, मतलब ज्ञान गृहीत पहले ही होता है। किससे पहले? प्रवृत्ति से पहले। तो ज्ञान गृहीत हुआ तो ज्ञान ग्राहिका सामग्री और प्रामाण्य ग्राहिका सामग्री एक ही है, तो प्रामाण्य भी क्या हो गया? गृहीत हो गया। इसलिए पहले ज्ञान के साथ साथ ज्ञानगत प्रामाण्य का भी अवधारण करके ही प्रवृत्ति होती है। प्रामाण्य स्वतः ग्राह्य है, ठीक है। तस्मात् प्रवृत्तेः पूर्वमेव ज्ञातता अन्यथा नुपपत्ति प्रसूतया अर्थापत्त्या ज्ञाने गृहीते ज्ञानगतं प्रामाण्यम अर्थापत्त्यैव गृह्यते। ततः पुरुषः प्रवर्तते न तु प्रथमं ज्ञानमात्रं गृह्यते। ततः प्रवृत्ति उत्तर काले फलदर्शनेन ज्ञानस्य प्रामाण्यम अवधार्यते। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज समझना है। जो मीमांसक में प्रसिद्ध मत है भाट्ट मत, उनके मत के अनुसार जितने भी ज्ञान होते हैं वो अतीन्द्रिय होते हैं। सर्वमपि ज्ञानम अतीन्द्रियम, यथा इंद्रियम अतीन्द्रियम भवति, आकाशम अतीन्द्रियम भवति, तथैव सर्वमपि ज्ञानम अतीन्द्रियम। तो ज्ञान का ज्ञान अयं घटः जो ज्ञान हुआ, ठीक है, ये जो नहीं मैं बताता हूँ, ठीक। घट का प्रत्यक्ष हुआ, घट का ज्ञान हुआ चक्षुर इंद्रिय से, वो ज्ञान किसमें है? वो उस ज्ञान का ज्ञान किससे होता है? नहीं है, नहीं आय के अनुसार अतीन्द्रिय नहीं है। घट का ज्ञान हुआ अयं घटः, चक्षुर इंद्रिय से घट का प्रत्यक्ष हुआ। घट का जो प्रत्यक्ष है वो ज्ञान है। वो ज्ञान कहाँ पर है? आत्मा में। उस आत्मा में विद्यमान जो अयं घटः यह ज्ञान है, वो ज्ञान किससे गृहीत होता है? नैयायिक के अनुसार मन से, मन से, ठीक है ना। बुद्धि और ज्ञान दोनों एक ही चीज है। नैयायिक के अनुसार बुद्धि और ज्ञान दोनों एक ही चीज है। पर्याय बुद्धिर मनीषा धीषण धी प्रज्ञा इत्यादि पर्यायवाची शब्द मन से होता है। अयं घट, ये घट का ज्ञान है। और घटम हम जानामि, ये घट ज्ञान का ज्ञान, ज्ञान का ज्ञान। ज्ञातो घटः मया घटः ज्ञातः, ये घट ज्ञान का ज्ञान है। मानस प्रत्यक्ष कहते हैं इसको, अनुव्यवसायत्मक ज्ञान कहते हैं, ठीक है ना। ज्ञान गृहीत होता है किसके द्वारा? किसके मत के अनुसार? और कुमारिल भट्ट के अनुसार अथवा उनके अनुयायी भाट्ट मत के अनुसार जितने भी ज्ञान होते हैं वो सबके सब अतीन्द्रिय होते हैं। अतीन्द्रिय ज्ञान है तो उसका ज्ञान कैसे होगा? अतीन्द्रिय पदार्थ का ज्ञान होता है कि होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता है। अतीन्द्रिय मतलब प्रत्यक्ष नहीं होगा।
जैसे मान लीजिए आकाश अतीन्द्रिय है, परमाणु अतीन्द्रिय है, उनका ज्ञान हो सकता है कि नहीं? अनुमान से। जैसे धूम, हमको सिर्फ धूम दिख रहा है, बन्नी नहीं दिख रही है, बन्नी अतीन्द्रिय है कि इंद्रिय ग्राह्य है? बन्नी जिस समय नहीं दिख रही है, नीचे है ना, अतीन्द्रिय बन्नी का ज्ञान हो सकता है कि कैसे? अनुमान से। उसी प्रकार इनके मत के अनुसार जितने भी ज्ञान है वो सबके सब, तो उनका ज्ञान कैसे होगा? तो कहेंगे अनुमान से, ज्ञातता लिंगक अनुमान से। कैसे? जैसे मान लीजिए हमको घट का ज्ञान होता है ना, तो हम कहते हैं ज्ञातो घट। जब तक घट का ज्ञान नहीं होगा तब तक ज्ञातो घट ऐसा कहेंगे। तो ज्ञातः कह, ज्ञातो घट बोल रहे हैं ना, ज्ञातः कह तरी घटे किम वर्तते ज्ञातता। जब जब घट का ज्ञान होता है, अर्थात जब जब विषय का ज्ञान होता है, तब तद विषयों में एक धर्म उत्पन्न होता है, इसका नाम है ज्ञातता। उसको हेतु बना करके ज्ञान का अनुमान करते। ज्ञातता लिंगक अनुमान से ज्ञान गृहित होता है। नैयायिक के अनुसार मन के द्वारा ज्ञान गृहित होता है, ठीक है। और उनके कुमारिल भट्ट के अनुसार ज्ञान किससे गृहित होता है? ज्ञातता लिंगक अनुमान से। ज्ञातता क्या है? जिसका ज्ञान हो रहा है उसमें रहने वाला अलग एक धर्म है, अतिशय विशेष है, धर्म है ना। ज्ञातता को अतिरिक्त पदार्थ मानते हैं, जिसका ज्ञान होता है उसमें। उसमें ज्ञातता है, कैसे पता चला? क्योंकि जब ज्ञान होता है तभी हम क्या बोलते हैं? ज्ञातो घटः ज्ञातः पटः ज्ञातः तरी घटे किम वर्तते। जब 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 तक ज्ञान नहीं होगा तब तक ज्ञातता उत्पन्न होगी नहीं होगी। तो ज्ञातता किससे उत्पन्न हो रही है? किससे उत्पन्न हो रही है? ज्ञान से। ज्ञान, क्योंकि ज्ञान होने पर ही ज्ञातता उत्पन्न हो, ज्ञातता की उत्पत्ति से। हाँ, घट विषय ज्ञान से है ना, घट में विद्यमान ज्ञातता, पट विषय ज्ञान से घट में ज्ञातता, ठीक है ना, ये सही है। तो ज्ञातता किससे उत्पन्न होती है? ज्ञान से। किस में उत्पन्न होती है? दूसरा प्रश्न। हाँ, विषय में, जिस विषय में जिसका ज्ञान है, जिस है ना, यद विषयकम ज्ञानम भवति तस्मिन् विषये ज्ञातता उत्पद्यते। ज्ञातता किस में उत्पन्न होती है? विषय में। यद विषयकम ज्ञानम भवति, विषय में, ऐसे एक शब्द में बोल सकते हैं। किससे उत्पन्न होती है? ज्ञान। ज्ञान के रहने पर ज्ञातता की उत्पत्ति होती है, ज्ञान के न रहने पर ज्ञातता की उत्पत्ति। तंतु सत्वे पट सत्वम, तंतु भावे पटा भाव, ठीक है ना। धूम सत्वे बन्य सत्वम, धूमा भावे, उल्टा करना पड़ेगा तो बन्य भावे धूमा भाव, ठीक है ना सर। इस प्रकार ज्ञान के रहने पर ज्ञातता की उत्पत्ति हो रही है और ज्ञान के न रहने पर ज्ञातता की उत्पत्ति नहीं हो रही। ये जो ज्ञातता है किसका अनुमान कराएगा? ज्ञान का, ज्ञान का, ठीक है ना। बन्नी के बिना कभी धूम की उत्पत्ति हो सकती है सर? बन्नी ना हो और धूम हो। बन्नी के रहने पर धूम की उत्पत्ति हो रही है, बन्नी के न रहने पर धूम की उत्पत्ति। ये जो धूम है किसका अनुमान कराएगा? बन्नी का। धूम किससे उत्पन्न होता है? बन्नी के अलावा और किसी से धूम उत्पन्न हो सकता है? धूम हमें दिखाई दे रहा है और ये धूम किससे उत्पन्न होता है ये भी हम जानते हैं। बन्नी सत्वे धूम सत्वम बन्य भावे, ऐसा है ना। तो जब हमने धूम को देखा तो उसका कारण कौन है? उसका अनुमान कर सकते हैं कि नहीं? उसी प्रकार ज्ञातता किससे उत्पन्न होती है? तो ही ज्ञान सत्वे तत्ता सत्वम, ज्ञानाभावे ज्ञातता भाव, है ना, स्पष्ट है ना। तो घटो ज्ञातः, घट में क्या है? तो उस ज्ञातता से हम किसका अनुमान करेंगे? क्योंकि ये ज्ञातता किससे उत्पन्न होती है? ज्ञान से, ठीक है। तो ज्ञातता लिंगक अनुमान से किसका, कौन गृहित होता है? ज्ञानम गृह्यते तेनैव अथवा तयैव ज्ञाततया ज्ञाततया ज्ञानम गृह्यते तयैव ज्ञाततया ज्ञानगतम प्रामाण्यमपि गृह्यते, ठीक है। तो इस चीज को एक बार, ज्ञानंच प्रवृत्ते पूर्वमेव गृहीत, ये तो हो गया। तस्मात् प्रवृत्ते पूर्वमेव ज्ञातता अन्यथा अनुपपत्ति प्रसूतया अर्थापत्या ज्ञाने गृहीते। एक नया शब्द है, ज्ञातता अन्यथा अनुपपत्ति प्रसूतया अर्थापत्या ज्ञाने गृहीते। ज्ञातता अन्यथा अनुपपत्ति है, पीनत्व जो है अन्यथा अनुपपन्न है। कब? यदि हम रात्रि भोजन की कल्पना, यदि रात्रि भोजन की कल्पना नहीं करेंगे, अन्य किसी भी प्रकार से पीनत्व की उपपत्ति हो सकती है। उसी प्रकार ज्ञातता अन्यथा अनुपपत्ति है। कब? इसलिए ज्ञान की कल्पना करनी पड़ेगी, ज्ञान का अनुमान करना पड़ेगा। ज्ञातता अन्यथा अनुपपत्ति से प्रसूत मतलब उत्पन्न होने वाली जो अर्थापत्ति है। यहाँ पर हम देखिए प्रकारांतर से बोलता हूँ, पीनत्व अन्यथा अनुपपत्ति प्रसूतया अर्थापत्या रात्रि भोजनम कल्प्यते। बोलिए सर एक बार। पीनत्व अन्यथा अनुपपत्ति, पीनत्व अन्यथा अनुपपत्ति प्रसूतया अर्थापत्या किम कल्प्यते? रात्रि भोजनम कल्प्यते। क्योंकि रात्रि भोजन की कल्पना नहीं करेंगे तो पीनत्व क्या है? अन्यथा अनुपपत्ति है। तो उससे प्रसूत, उससे उत्पन्न होने वाली जो अर्थापत्ति है उससे हम किसकी कल्पना करते हैं? उसी प्रकार ज्ञातता अन्यथा अनुपपत्ति से, ज्ञातता अन्यथा अनुपपत्ति है, अन्य किसी भी प्रकार से उसकी उपपत्ति किसकी? ज्ञातता की। तो उससे उत्पन्न होने वाली जो अर्थापत्ति है उसके द्वारा किसकी कल्पना की जाती है? ज्ञाने गृहीते, ज्ञान गृहीत हो जाएगा अनुमान के द्वारा। ज्ञानगतम प्रामाण्यम अर्थापत्त्यैव गृह्यते, उसी अर्थापत्ति के द्वारा। तो ज्ञातता अन्यथा अनुपपत्ति प्रसूतया तयैव अर्थापत्त्या ज्ञानगतम प्रामाण्यमपि गृह्यते। ततः पुरुषः
प्रवर्तते। न तो प्रथमं ज्ञानमात्रं गृह्यते यथा नैयायिकैः उच्यते, ततः प्रवृत्त्युत्तरकाले फलदर्शनेन ज्ञानस्य प्रामाण्यम् अवधार्यते। इदं तु न समीचीनम्, अपि तु ज्ञातता अन्यथानुपपत्ति प्रसूतया अर्थापत्त्या अर्थात् ज्ञाततालिङ्गक अनुमानेन इत्यपि वक्तुं शक्यते। ज्ञानं गृह्यते तयैव अर्थापत्त्या ज्ञानगतं प्रामाण्यमपि गृह्यते ततः प्रवर्तते इति उच्यते चेत् ज्ञानगतं प्रामाण्यं स्वतः ग्राह्यम् उतः परतः ग्राह्यम् इति किं संपन्नम्? स्वतस्तम। प्रामाण्यवाद चल रहा था। प्रमा का निरूपण करने के बाद प्रमागत जो प्रमात्व है वो स्वतः ग्राह्य है अथवा परतः ग्राह्य है, ये विचार चल रहा था। विप्रतिपत्ति होने से इसका विचार कर रहे हैं। इसमें ज्ञानग्राहक सामग्री ग्राह्यत्वम, ज्ञानग्राहक अतिरिक्त अनपेक्षत्वम स्वतस्तम, ज्ञानग्राहक अतिरिक्त अपेक्षत्वम परतस्तम, ऐसा इन्होंने व्याख्या किया था। मीमांसक के अनुसार ज्ञान ज्ञातता से गृहीत होता है, ज्ञानगत प्रमात्व भी ज्ञातता से ही गृहीत होता है। ज्ञान और ज्ञानगत प्रमात्व दोनों एक साथ गृहीत होता है, इसलिए प्रमात्व में स्वतः ग्राह्यत्व है। इसलिए ज्ञान में प्रामाण्य का अवधारण करके ही प्रवृत्ति होती है, ये मीमांसक का मत था। नैयायिक के मत के अनुसार पहले सिर्फ ज्ञान गृहीत होता है, ज्ञानगत प्रमात्व तो शुरू में ही गृहीत नहीं होता है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष आदि के द्वारा जब घटपट आदि का ज्ञान होता है वह ज्ञान मन के द्वारा गृहीत होता है, ज्ञान का प्रत्यक्ष मन से होता है। ज्ञानगत जो प्रमात्व है वो अनुमान आदि से, सफल प्रवृत्ति आदि सफल प्रवृत्ति जनकत्व हेतु के द्वारा ज्ञानगत प्रमात्व का निश्चय होता है। इसलिए विषय में जलार्थी की जलादि में जो प्रवृत्ति होती है वो संशय से प्रवृत्ति होती है, और जाने के बाद सफल प्रवृत्ति जनकत्व अथवा विफल प्रवृत्ति जनकत्व हेतु के द्वारा प्रमात्व अप्रमात्व का निश्चय होता है। इसलिए प्रमात्व परतः ग्राह्य है, इनका मत चल रहा है। अत्र उच्यते, अब पहले पूर्व पक्षी का मत इन्होंने रखा था कि ज्ञातता अन्यथा अनुपपत्ति प्रसूतया अर्थापत्त्या ज्ञाने गृहीते, ज्ञानगतम प्रामाण्यमपि अर्थापत्त्यैव गृह्यते, एक कल आया था। ज्ञातता अन्यथा अनुपपत्ति है, यदि हम ज्ञान की कल्पना नहीं करेंगे, ज्ञान के रहने पर ज्ञातता की उत्पत्ति होती है, ज्ञान के न रहने पर ज्ञातता की उत्पत्ति, तो ज्ञातता की अन्यथा अनुपपत्ति से उत्पन्न होने वाली जो अर्थापत्ति है उससे ज्ञान गृहीत होती है, तो ज्ञानगत प्रमात्व अथवा प्रामाण्य भी उसी से ही गृहीत होती है। ज्ञान गृहीत नहीं होगा तो ज्ञान गृहीत नहीं होता है ऐसा नहीं कह सकते, नहीं तो फिर उसमें प्रमात्व अप्रमात्व का संदेह भी नहीं होगा, है ना। इसलिए ज्ञान तो गृहीत होता ही है ज्ञातता लिंगक अनुमान से, तो उसी अनुमान से अथवा उसी ज्ञातता से ज्ञानगत प्रमात्व भी गृहीत होता है, ये इन्होंने बताया। तत्र उच्यते, यहाँ से नहीं, ज्ञातता अन्यथा अनुपपत्ति प्रसूतया अर्थापत्त्या ज्ञानम गृह्यते इति यदुक्तम तदेव वयम न मृष्यामहे। आपने जो कहा ज्ञातता अन्यथा अनुपपत्ति प्रसूत, ज्ञातता अन्यथा अनुपपत्ति से उत्पन्न होने वाली जो अर्थापत्ति है उसी से ही ज्ञान गृहीत होती है, पहले नंबर में ये जो कहा, इसी बात को हम स्वीकार नहीं करते हैं। न मृष्यामहे न स्वीकुर्मः, हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं, नहीं मानते हैं। क्यों? अच्छा, उसके बाद तया प्रामाण्य ग्रहस्तु दूरतः एव न मृष्यामहे, मतलब ज्ञातता से ज्ञान गृहीत होता है पहले कहा, और उसी ज्ञातता से ज्ञानगत प्रमात्व भी गृहीत होता है। दो बातें, पहले वाले बात को ही खंडन कर दिया, ज्ञातता से ही ज्ञान गृहीत होता है, तब ज्ञातता अन्यथा अनुपपत्ति प्रसूत जो अर्थापत्ति उससे ज्ञान गृहीत होता है, जो आपने पहली बात बताई उसी को हम स्वीकार नहीं करते हैं। तो ज्ञानगत जो प्रामाण्य है उसी ज्ञातता से गृहीत हो, ये तो बहुत दूर की बात है। क्यों? तो तथा ही पहले उनके मत का ये अनुवाद करते हैं। तथा ही इदम किल परस्य अभिमतम, नैयायिक कह रहे हैं परस्य इत्युक्ते भाट्टस्य, भाट्टमतम इदं खलु इदं किल किम घटादि विषये ज्ञाने जाते मया ज्ञातोयम घट इति घटस्य ज्ञातता प्रतिसंधीयते। जब घटादि विषय ज्ञान होता है, घटपट आदि का हमें ज्ञान होता है, तो मया ज्ञातोयम घट इति घटस्य ज्ञातता प्रतिसंधीयते, इस प्रकार घट में घट की जो ज्ञातता है उसका हम प्रतिसंधान करते हैं। तेन ज्ञाने जाते सति ज्ञातता नाम कश्चित धर्मो जाते इति अनुमीयते। जब ज्ञान होता है तो ज्ञान के उत्पन्न होने के बाद घट आदि जो विषय है उसमें ज्ञातता नामक कोई धर्म उत्पन्न होता है, ऐसा हम अनुमान करते हैं। क्यों ज्ञान से उत्पन्न होता है वो ज्ञातता नामक धर्म, उसके लिए कहते हैं सच ज्ञानात पूर्वम अजातत्वात् ज्ञाने जाते च जातत्वात् अन्वय व्यतिरेकाभ्याम ज्ञाने न जन्यता इति अवधार्यते। ये जो ज्ञातता नामक तो धर्म है ज्ञान के रहने पर तो उत्पन्न हो रहा है, ज्ञान के न रहने पर उत्पन्न, क्योंकि जब जब ज्ञान होता है तभी घटो ज्ञाता ऐसा प्रतिसंधान होता है। इसलिए ज्ञानात् पूर्वम अजातत्वात् कस्य ज्ञाततायाः ज्ञाने जाते च जातत्वात् एतद् अन्वय व्यतिरेकाभ्याम कारणसत्त्वे कार्यसत्त्वं कारणाभावे अर्थात ज्ञातता ज्ञानसत्त्वे ज्ञानाभावे
भाव। इस प्रकार के अन्वय व्यतिरेक के द्वारा ज्ञानेन जन्यते इति अवधार्यते, ज्ञान से उत्पन्न होता है। कह ज्ञानेन कह जन्यते, ज्ञातता। ज्ञातता नामक धर्मः। एवंच ज्ञानजन्यो असौ ज्ञातता नाम धर्मो ज्ञानवंतरेण नोपपद्यते कारणाभावे कार्यानुदयात् तेन अर्थापत्या स्वकारणं ज्ञानं ज्ञाततया आक्षिप्यते इति। ठीक है, अर्थापत्ति से आक्षेप किया जाता है स्वकारण। जब ज्ञातता का प्रत्यक्ष हो गया विषय में, तो उस ज्ञातता का जो स्वकारण है, उस है ना, स्व से लीजिए ज्ञातता, स्वकारणम इत्युक्ते ज्ञातता कारणम ज्ञानम तच्च ज्ञानम ज्ञाततया आक्षिप्यते। ज्ञातता के द्वारा हम क्या करते हैं? आक्षेप का अर्थ नैयायिक के अनुसार अनुमान करते हैं, भाट्ट के अनुसार अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध करते हैं। ठीक है ना? न चैतद युक्तम, अभी तो उनका मत जो था उनका अनुवाद किया, अब कहते हैं ये युक्ति युक्त नहीं है, ऐसा ही नहीं है। क्यों? ज्ञान विषयता अतिरिक्तताया ज्ञातताया अभाव। ठीक है, घट में जो विषयता है, ज्ञान विषयता, उससे अतिरिक्त ज्ञातता नामक कोई पदार्थ नहीं है। कहते ज्ञातता से ज्ञान का अनुमान करते हैं और उसी ज्ञातता से ज्ञानगत प्रमात्व भी गृहीत होता है। ये भाट्ट मत है। तो उनके मत के अनुसार पहले कहते हैं जो ज्ञातता है, घटादि विषय में जो ज्ञान विषयता है, उससे अतिरिक्त कोई पदार्थ नहीं है। ज्ञान विषयता अतिरिक्ततायाः ज्ञाततायाः अभावात् ननु ज्ञान जनित ज्ञातताधारत्वमेव हि घटादिर ज्ञान विषयत्वं तथा हि न तावत् तादात्म्येन विषयता विषय विषयिणोः घटज्ञानयोः तादात्म्य अनभ्युपगमात् तदुत्पत्त्या तु विषयत्व इंद्रियादेरपि विषयत्वापत्तिः इंद्रियादेरपि तस्य ज्ञानस्य उत्पत्तेः तेन इदम् अनुमीयते ज्ञानेन घटे किंचित् जनितं येन घट एव तस्य ज्ञानस्य विषयो नान्य इत्यतो विषयत्व अन्यथानुपपत्ति प्रसूतया अर्थापत्त्या एव ज्ञातता सिद्धि न तो प्रत्यक्ष मात्रेण मैवम्। एक नंबर में क्या कहा सर नैयायिक ने कि ज्ञान विषयता जो घटादि में है, उससे अतिरिक्त ज्ञातता नामक कोई पदार्थ नहीं है जिससे आप ज्ञान गृहित होता है अथवा ज्ञानगत प्रमात्व गृहित जिससे होता है, ऐसा कहते हैं। उस कारण को ही हम नहीं मानते। इसको नहीं मानते हैं, इससे अतिरिक्त नहीं मानते हैं। ज्ञान विषय से ज्ञान विषय, ज्ञान विषयता, ज्ञान विषयता से अतिरिक्त। ठीक, घट ज्ञान का विषय घट है, घट ज्ञान का विषय क्या है? तो घट विषय है, तो घट में क्या है? विषयता है ना। किम निरूपित ज्ञान विषयता उसको कहते हैं, ज्ञान निरूपित विषयता। ठीक है, घट आदि विषय में जो ज्ञान विषयता है, उससे अतिरिक्त ज्ञातता नामक पदार्थ नहीं है। क्या नहीं है? घट विषय के जो ज्ञान है, उस घट विषयता से अतिरिक्त ज्ञातता नाम का ये अलग से पदार्थ ज्ञान में घट विषय के ज्ञान है, ऐसा क्यों कहना पड़ा? अच्छा, आपने जो कहा ना घटादि पदार्थ ज्ञान के विषय है, तो घटादि पदार्थ में ज्ञान विषयता है, वही ज्ञातता है। उससे अतिरिक्त कोई ज्ञातता नामक पदार्थ आप सिद्ध नहीं कर सकते। ठीक है, जो ज्ञातता है ये अतिशय अतिरिक्त पदार्थ मानते हैं। कौन? मारिल भट्ट, जिसके द्वारा ज्ञान भी गृहीत होता है और ज्ञानगत प्रमात्व भी गृहीत होता है। उसका खंडन करते हुए एक शब्द में कहते हैं घटपटादि में जो ज्ञान विषयता है, विषय में क्या रहती है? विषयता। जिसका ज्ञान होता है उसको विषय कहते हैं। घटपटादि ज्ञान के विषय है। घटपटादि में क्या है? ज्ञान। उस ज्ञान विषयता से जो ज्ञान विषयता है वही ज्ञातता है। उससे अतिरिक्त ज्ञातता नामक पदार्थ जिससे आप ज्ञान गृहीत होता है, ज्ञानगत प्रमात्व गृहीत होता है कहते हैं, वो नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो आप ज्ञातता कहते हैं वो घटादि ज्ञान विषयता ही है, उससे अतिरिक्त। ठीक है, क्या कहा? जो यह ज्ञातता है वो घटादि है ना, ज्ञान विषयता से अतिरिक्त घटादि विषय में रहने वाली जो विषयता है उससे अतिरिक्त एक शब्द में खंडन कर दिया। किसने? अब फिर पूर्व पक्ष, फिर कुमारिल भट्ट इसके ऊपर प्रश्न, ननु से प्रश्न है। किसका प्रश्न है? भट्ट का। ठीक है, वो ज्ञातता को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। नैयायिक ने तो कह दिया ज्ञान विषयता से अतिरिक्त ज्ञातता नामक पदार्थ ही नहीं है। अब भट्ट क्या प्रयास करेंगे? ज्ञातता नाम का पदार्थ है उसको सिद्ध करने के लिए। ठीक है, ज्ञान जनित ज्ञातताधारत्वमेव ही घटादिर ज्ञान विषय। घटादि में ज्ञान विषयता है, वो किसके चलते? घट ज्ञान का विषय घट है, पट ज्ञान का विषय पट है। इसका आदि किसके चलते ये होता है? ठीक है, उसके लिए कहते हैं ज्ञान जनित ज्ञातताधारत्वमेव। ज्ञान जनित जो ज्ञातता है उसका आधार होने से ही घट ज्ञान का विषय घट, हमको घट का ज्ञान हुआ, उसका विषय कौन है? क्यों है? पट क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर ज्ञान जनित जो ज्ञातता है, अभी ज्ञान से ज्ञातता उत्पन्न हुई कि नहीं, उस ज्ञातता का आधार कौन है? आधारत्व तो किसमें रहा? और घट ज्ञान विषयता किसमें है? घट में। और जो घट ज्ञान विषयता है वो ज्ञातता के आधार से ही सिद्ध होता है। अगर आप ज्ञातता नामक पदार्थ नहीं मानेंगे, तत्तद ज्ञान के तत्तद विषय होते हैं, ये भी आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे। घटा ज्ञान जनित ज्ञातताधारत्वमेव ही घटादिर ज्ञान विषयत्व। घटादि में घट ज्ञान विषयता है कि नहीं? घट में जो घट ज्ञान विषयता है वो क्या है? ज्ञान जनित ज्ञातताधारत्वमेव।
इसीलिए आपको ज्ञातता क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ज्ञातता के आधार होने से ही घट ज्ञान का विषय घट होता है, ठीक है ना। अब कहेंगे तथा ही न तावत तादात्म्य न विषयता, क्योंकि घट ज्ञान का विषय घट है, मान लीजिए घट ज्ञान का विषय घट है और तादात्म्य न है, ऐसा नहीं बोल सकते। ज्ञात मतलब इनका कहने का तात्पर्य है कि ज्ञातता के आधार होने से ही घट ज्ञान का विषय घट है। क्या ज्ञातता का आधार होने से ही घट ज्ञान का विषय घट है, ठीक है। एक इसका सिद्धांत है पाठ्यमत का। और जैसे अन्य संबंध को लेकर के घट ज्ञान का विषय घट नहीं हो सकता, उस चीज को बता रहे हैं। तथा न तावत तादात्म्य न विषयता, ठीक है। घट ज्ञान में और घट में तादात्म्य है, इसलिए दोनों में मतलब घट ज्ञान का विषय घट होता है, ऐसा नहीं बोलते, ठीक है। अभी जो प्रकरण चल रहा है इसके अनुसार घट ज्ञान का विषय घट क्यों है पूछेंगे तो, ज्ञातता क्या क्योंकि घट ज्ञानजन्य, घट का जो ज्ञान हुआ था जैसे ज्ञानजन्य ज्ञातता किसमें है, इसीलिए घट ज्ञान का विषय घट। तो ज्ञातता धारत्व ना हम विषय का निर्धारण करते हैं, ठीक है ना। ये तो क्या वाक्य हो गया, ज्ञान जनित हाँ, प्रतिज्ञा वाक्य हो गया, ठीक है। ये प्रतिज्ञा वाक्य हो गया। अब इसके ऊपर कुछ शंका समाधान करते हैं। तथा ही न तावत तादात्म्य न विषयता, मान लीजिए ज्ञान और ज्ञातता में, ज्ञातता नहीं, ज्ञान और विषय में तादात्म्य है, इसीलिए घट ज्ञान का विषय घट होता है, ऐसा नहीं बोल सकते। क्या नहीं बोल सकते, ज्ञान का विषय घट होता है, ये नहीं बोल सकते। क्यों, ज्ञान में पहले हेतु बताना है ना, ऐसा होने से ऐसा नहीं बोल सकते। ज्ञान में और विषय में तादात्म्य है, घट ज्ञान में और घट में, इसीलिए घट ज्ञान का विषय घट है, ऐसा कोई कह दे तो ज्ञानता की स्वीकार करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी। तो उसका खंडन करते हैं मीमांसा कि ज्ञान में और विषय में तादात्म्य होने से ज्ञान है ना, घटादि ज्ञान का विषय घटपटादि नहीं होते, क्योंकि ज्ञान में और विषय में तादात्म्य संभव, तादात्म्य मतलब अभेद, अभेद है ना। घट अलग है, घट ज्ञान अलग है, एक विषय है एक विषयी है। ज्ञान को क्या कहते हैं, विषयी, ज्ञान विषय और ज्ञान जो है वो विषयी है, और घटपट आदि क्या है, विषय है। तो विषय और विषयी दोनों भिन्न भिन्न है या दोनों में अभेद है, अलग, इसीलिए इन दोनों में तादात्म्य। घट ज्ञान का विषय घट है, क्योंकि ज्ञान में और घट में तादात्म्य है, ऐसा बोल सकते हैं। नहीं, क्यों, क्योंकि विषय और विषय दोनों अलग 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 है, इसीलिए तादात्म्य के चलते घट ज्ञान का विषय घट है, ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है। एक दूसरा तदुत्पत्तिया तो विषयत्व इंद्रियादिरपि विषयत्व। अच्छा, घट से घट ज्ञान उत्पन्न होता है, क्या होता है, घट से घट ज्ञान, क्योंकि विषय विधेय कारण विषय भी होता है। यदि घट ही नहीं रहेगा तो घट का ज्ञान होगा, पट ही नहीं रहेगा तो पट का ज्ञान होगा। घट रहने से घट का ज्ञान उत्पन्न होता है, इसलिए घट ज्ञान का विषय घट है, ऐसा बोल सकते हैं। प्रश्न, क्या घट के रहने से घट का ज्ञान उत्पन्न होता है, अथवा घट का ज्ञान घट से उत्पन्न होता है, क्या बोलेंगे, घट का ज्ञान घट से, पट का ज्ञान घट से, मट का ज्ञान, यदि विषय नहीं रहेंगे तो उनका ज्ञान उत्पन्न होगा, नहीं होगा। इसलिए तदुत्पत्तिया, ज्ञान की उत्पत्ति विषय से होती है, इसी कारण के चलते घट ज्ञान का विषय घट है, ऐसा कहेंगे। तो कह के ऐसा भी नहीं बोल सकते। विषय को भी नहीं कह सकते। प्रश्न, पहले आप विषय को भी नहीं कह सकते, क्या नहीं कह सकते, आपका जो प्रश्न है वो क्या है। घट ज्ञान के विषय को भी, अभी जो प्रश्न चल रहा है उसको पहले सीखे। हमको घट ज्ञान का विषय बनाना है, किसको, घट को, ठीक है। पट ज्ञान का विषय पट, जिसका ज्ञान होता है उसको विषय कहते हैं। कारण क्या है, घट ज्ञान का विषय घट ही होता है, पट नहीं होता है, ठीक। घट ज्ञान का विषय घट है, इसमें हमको अमुक अमुक कारण नहीं है करके बताना है, आया समझ में। सबसे एक नंबर में बताया कि घट ज्ञान में और विषय में दोनों में तादात्म्य है, क्या, घट ज्ञान में और विषय में तादात्म्य, इसलिए घट ज्ञान का विषय घट है, ऐसा कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। ऐसा आपने ही तो बताया अभी, ऐसा नहीं क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि ज्ञान विषयी है और घट विषय है। तादात्म्य मतलब अभेद, विषय और विषय में अभेद नहीं हो सकता, अत्यंत भेद है। विषय अलग पदार्थ है, विषय अलग। विषय अलग पदार्थ। क्या प्रकरण चल रहा है बताइए, प्रकरण क्या चल रहा है कि घट ज्ञान का विषय घट क्यों है, किसके चलते है, उसका कारण क्या है। पट ज्ञान का विषय पट क्यों है, उसका कारण, पट ज्ञान का विषय पट हुआ, इसका कारण क्या है, नियामक क्या, समझ में आया। इसको अभी इसका अभी सिद्धांत नहीं बता रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, इसके चलते भी नहीं होगा, इसके चलते भी नहीं होगा, इसके चलते भी नहीं होगा। सबसे पहले तो प्रकरण इतना समझना है कि घट ज्ञान का विषय घट क्यों है, ठीक। तो पहला एक नंबर में बताइए घट ज्ञान का विषय घट क्यों है, एक कारण बताते हुए उसका खंडन करिए। दोनों में तादात्म्य है बोलना है, तादात्म्य का तादात्म्य है ना, दोनों में तादात्म्य है, इसलिए घट ज्ञान का विषय घट है, ऐसा नहीं, फिर उसका हाँ पहले बताना है, फिर खंडन करना है ना, प्रश्न करके। ऐसा क्यों नहीं है, खंडन कैसे करेंगे, क्योंकि घट अलग है और घट का ज्ञान अलग है। क्यों अलग है, शब्द से बोलना विषय है, है, हाँ ये बोलना है, विषय और विषय में भेद है, एक हो गया, ये ध्यान रखिएगा, फिर मैं पूछूंगा। दूसरे नंबर में हम कहेंगे घट से ही घट ज्ञान उत्पन्न होता है, पट से ही पट ज्ञान, मट से ही मट ज्ञान, तदुत्पत्तिया मतलब तत् से, विषय से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। घट ज्ञान की उत्पत्ति घट से होती है, इसलिए घट ज्ञान का विषय घट है। पट ज्ञान की उत्पत्ति पट से हो, इसलिए पट ज्ञान का विषय पट। तदुत्पत्तिया मतलब विषय से उत्पत्ति होती है, किसकी, ज्ञान की, इसलिए ज्ञान में और विषय में क्या नहीं, घट ज्ञान का विषय घट है, पट ज्ञान का विषय, ऐसा भी नहीं बोलते, इसका भी खंडन करना है। क्यों खंडन करना है कि
अगर उत्पत्ति से विषय को मानेंगे तो घट ज्ञान की उत्पत्ति इंद्रिय से होती है कि नहीं? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से, आत्मा से, मन से, वो सब क्या होने लगेंगे? घट ज्ञान के विषय होने लगेंगे। घट ज्ञान का विषय इंद्रिय होता है। आपने क्या कहा दूसरे नंबर में? घट से घट ज्ञान की उत्पत्ति होती है, इसलिए घट ज्ञान का विषय घट है। पट से पट ज्ञान की उत्पत्ति हो, इसलिए पट ज्ञान का विषय पट है। इसलिए है ना, हेतु भी हो गया और दोनों हो गए ना, कार्य और कारण। घट ज्ञान का विषय घट क्यों है दूसरे नंबर में बताइए? क्योंकि दोनों में अभेद। अब वो तो पहले नंबर में था, खत्म हो गया दूसरा वो। वाला तदुत्पत्तियां। तदुत्पत्तियां मतलब उससे उसकी उत्पत्ति उससे होती है। मतलब किससे किसकी? घट से घट ज्ञान। घट से घट ज्ञान की उत्पत्ति होती है, इसीलिए इसीलिए दोनों में इसीलिए घट ज्ञान का विषय घट है। मुख्य चीजें है सर ज्ञान और विषय का प्रसंग, उसको तो कारण बताया था तादात्म्य, ठीक है। घट ज्ञान का विषय घट क्यों है, ये प्रश्न हुआ। पहले नंबर में बताया गया घट ज्ञान में और विषय में तादात्म्य होता है, इसलिए घट ज्ञान का विषय घट है। उसका खंडन करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरे नंबर में क्या बताया? घट से ही घट ज्ञान की, इसलिए घट ज्ञान का विषय घट है। ऐसा भी नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि घट ज्ञान की उत्पत्ति जैसे घट से होती है उसी प्रकार तो इंद्रिय भी घट ज्ञान का विषय होने लगे। ऐसा होता है क्या? इसलिए तदुत्पत्त्या भी है ना, विषय का हम विषयता स्वीकार नहीं कर सकते। तदुत्पत्त्या तो विषयत्व है, इंद्रियादिरपि विषयत्वापत्ति। घट ज्ञान विषयता जिस प्रकार घट में है उसी प्रकार इंद्रियादि में रहने लगे। इंद्रियादिरपि तस्य ज्ञानस्य उत्पत्ति है। इंद्रियादि से भी क्या होती है? उस ज्ञान की उत्पत्ति। इंद्रियादि है पंचविका एक वचन है, इंद्रिय से भी। तेन इदम अनुमीयते ज्ञानेन घटे किंचित जनितम येन घटः एव तस्य ज्ञानस्य विषयः नान्यः। इसीलिए हमको ऐसा अनुमान करना पड़ता है कि जब हमको घट का ज्ञान होता है उस ज्ञान से घट में कोई चीज उत्पन्न हुआ। जब हमको घट का ज्ञान होता है उस ज्ञान से घट में एक वस्तु उत्पन्न हुआ जिसका नाम है ज्ञात। उसी के आधार पर, उसी के चलते घट ज्ञान का विषय क्या होता है? घट होता है। सब घट ज्ञान का विषय घट क्यों है सिद्धांत में? इसलिए हमको ऐसा अनुमान करना पड़ेगा कि जब किसी की वस्तु का ज्ञान होता है घटपटादि का, तो उस ज्ञान से घटादि विषय में कुछ न कुछ धर्म किंचित जनितम भवति, कुछ उत्पन्न हुआ होता है, जिसके चलते ये न घट एव तस्य ज्ञानस्य विषय। किसके चलते? वो धर्म क्या है? ज्ञातता। ठीक है, उसी के आधार पर क्या माना जाता है? घट ज्ञान का विषय घट है। इत्यतः विषयत्व अन्यथा अनुपपत्ति प्रसूतया अर्थापत्या एव ज्ञातता सिद्धि, न तो प्रत्यक्ष मात्रेण। हम ज्ञातता की सिद्धि सिर्फ प्रत्यक्ष से नहीं कह रहे हैं, अर्थापत्ति प्रमाण से भी, जिसको आप अनुमान कहते हैं, अनुमान से भी हम क्या कर सकते हैं? ज्ञातता की सिद्धि कर सकते हैं। ठीक है, घट ज्ञान का विषय कौन है? विषयता किसमें है? वो विषयता अन्यथा अन्य किसी भी प्रकार से अनुपपन्न है। देवदत्त में जो पीनत्व है अन्यथा अनुपपन्न है, अन्य किसी भी कारण से उसकी उपपत्ति किसकी कल्पना करनी पड़ेगी? उसी प्रकार घट में जो घट ज्ञान विषयता है, वो जो विषयता है अन्य किसी भी प्रकार से उपपन्न एक चीज की कल्पना करनी पड़ेगी। किसकी? उसी के आधार पर घट ज्ञान का विषय ऐसा बोलना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए विषयत्व अन्यथा अनुपपत्ति से प्रसूत उत्पन्न होने वाली जो अर्थापत्ति है, इसी अर्थापत्ति से भी किसकी सिद्धि होगी? ज्ञातता की सिद्धि होगी, न तो प्रत्यक्ष मात्रेण। प्रत्यक्ष मात्र से हम ज्ञातता की सिद्धि नहीं कर सकते। एक बार फिर मैं शुरू से आता हूँ। ठीक है, मीमांसक ने कहा कि ज्ञान जो है वो ज्ञातता से गृहीत होती है ना। ज्ञान किससे गृहीत होती है? ज्ञातता से। उसके लिए बताया था इन्होंने ज्ञान जनित ज्ञातता भारतमेव घटादि ज्ञान विषय। ज्ञातता अन्यथा अनुपपत्ति प्रसूता अर्थ, वो अलग चीज था, अलग चीज था, छोड़ दीजिए उसको, कोई बात नहीं। ठीक, ज्ञान किससे गृहीत होती है? ज्ञातता से। ज्ञानगत प्रमात्व भी किससे गृहीत होता है? ज्ञातता से। इसीलिए प्रमात्व को क्या मानना चाहिए? स्वतः ग्राह्य मानना चाहिए। इसके मूल में आकर के नैयायिक ने कहा आप जिस ज्ञातता की बात कर रहे हैं उसको हम नहीं मानते हैं। घट में जो ज्ञान विषयता है, घटादि में जो ज्ञान विषयता, उससे अतिरिक्त ज्ञातता नामक कोई पदार्थ जिससे आप ज्ञान गृहीत होता है अथवा ज्ञानगत प्रमात्व गृहीत होता है, ठीक है ना, कह रहे हैं उस ज्ञातता को ही हम नहीं मानेंगे। घट में जो ज्ञान विषयता है उससे अतिरिक्त ज्ञातता नामक कोई पदार्थ ही नहीं है, ऐसा प्रश्न है। उसके उत्तर में फिर नहीं मीमांसक कहते हैं हम ज्ञातता को सिर्फ प्रत्यक्ष से नहीं अनुमान से भी सिद्ध करते हैं। घट ज्ञान का विषय घट है। घट ज्ञान का विषय किसके आधार पर कहेंगे? आपको ज्ञातता के आधार पर ही कहना पड़ेगा ना। ज्ञान जनित ज्ञातता धारत्वम एवं घटादिर ज्ञान विषयत्वम, है ना। ज्ञान जनित जो ज्ञातता है उसका आधार होने से ही घट ज्ञान का विषय कौन है? घट से घट ज्ञान हुआ, उससे क्या उत्पन्न हुआ? ज्ञातता। किसमें? घट में। इसीलिए वो ज्ञातता जिसमें है वही घट ज्ञान का, घट ज्ञान जन्य ज्ञातता का जो आधार होगा वही घट ज्ञान का पट ज्ञान जन्य, पट का ज्ञान हुआ, पट ज्ञान जन्य जो ज्ञातता है उसका जो आधार होगा वही पट ज्ञान का विषय है। ठीक है, पट
है ना सर। ज्ञान का विषय, अमुक ज्ञान का विषय अमुक है, उसको सिद्ध करने के लिए आपको क्या मानना पड़ेगा? ज्ञातता मान, क्योंकि तादात्म्य को लेकर के तदुत्पत्ति उत्पत्ति है ना, उत्पादक होने से घट ज्ञान का विषय घट है, ऐसा आप नहीं कह सकते। इसीलिए क्या मानना पड़ेगा आपको? ज्ञातता विषयता अन्यथा अनुपपत्ति प्रसूतया अर्थापत्या ज्ञातता सिद्धि। प्रत्यक्ष मात्र से ज्ञातता की सिद्धि नहीं है। ठीक है, यहाँ तक किसका मत हुआ? पाठ्य का मत। इसका एक शब्द में उत्तर देते मैवम, माँ एवं, ऐसा मत कहो, एवं नास्ति। आपने जो कहा वो सही नहीं है। क्यों? स्वभावादेव विषय विषयिता उपपत्ते है। घट ज्ञान का विषय जो घट होता है ना, स्वभाव से होता है, किसी कारण के चलते नहीं होता है। घट में विषयता है और घट ज्ञान में विषयिता है। क्या है सर? घट में विषयता है और घट ज्ञान में विषयिता है। इन दोनों में जो विषय विषयी भाव है, ये जो विषय विषयिता है वो स्वभाव से होता है। स्वभाव मतलब किसी कारण के चलते नहीं होता है। विषय विषयी भाव, स्वभावादेव विषय विषयी तो बताएंगे। ज्ञातता के चलते क्यों नहीं मान सकते वो सब बताएंगे। अर्थ ज्ञानयोः यथादृश एव स्वाभाविको विशेषः येन अनयोः विषय विषयी भाव। अर्थ और ज्ञान में, अर्थ मतलब पदार्थ, ज्ञान मतलब उसका ज्ञान, घट ज्ञान में और घट पदार्थ में, इन दोनों में यथादृश एव स्वाभाविको विशेष, ये स्वाभाविक प्राकृतिक एक विशेष है जिसके चलते दोनों में क्या होता है? विषय विषयी भाव है। एक में विषयिता है, एक में विषयता है। किसके चलते है? इसका कारण क्या है? कुछ नहीं है ना, स्वाभाविक है वह विशेष, एक स्वाभाविक विशेषता है जिसके चलते, जिस विशेष के चलते इन दोनों में क्या है? विषय। मतलब उनका कहना क्या था? ज्ञातता के आधार पर, ज्ञातता को लेकर ही घट ज्ञान का विषय क्या होता है? घट होता है। सिद्धांत में नहीं आई क्या कहते हैं? जैसे ज्ञातता के चलते नहीं, स्वाभाविक कुछ विशेष है जिसके चलते घट ज्ञान और घट में विषय विषयी भाव है। इतर था अतीत अनागतयोः विषयत्वं न स्यात्। आप यदि ज्ञातता के आधार से घट ज्ञान का विषय घट है ऐसा कहते हैं तो अतीत जो अनागत घट है वो घट ज्ञान के विषय नहीं। जैसे मान लीजिए अयं घट ऐसा ज्ञान हुआ, इसका विषय क्या है? घट ऐसा ज्ञान हुआ, इसका विषय क्या है? सामान्य घट है ना। अभी हमको घट ऐसा ज्ञान हुआ तो इसका विषय क्या है? घट। कौन सा घट? घट सामान्य। घट सामान्य के अंतर्गत अतीत घट भी आता है, अनागत घट भी आता है। जब हमको घट सामान्य का ज्ञान होता है उस समय विषय कौन होता है? घट सामान्य। घट सामान्य मतलब विशेष घट नहीं, वर्तमान घट, वर्तमान कालिक घट, अतीत घट, अनागत घट, ऐसा विशेष नहीं कह सकते। घट सामान्य विषय होता है, अतीत घट भी हो सकता है, अनागत घट भी हो सकता है। घट का ज्ञान हुआ, घट सामान्य का है। इदानीम घटः कहेंगे तो वर्तमान कालिक जो घट होगा वही विषय होगा। घटः ऐसा ज्ञान हुआ तो उसका विषय कौन होगा? सामान्य। सामान्य मतलब अतीत भी हो सकता है। कहने का मतलब घट ज्ञान का विषय अतीत घट भी होता है। अब विषय किसके आधार पर कहते हैं आप? घट ज्ञान का विषय घट है। किसके आधार पर कहते हैं आप? कुमारिल भट्ट? ज्ञातता के आधार पर। ठीक है, अभी हमको अयं घट ज्ञान हुआ। क्या हुआ? अयं घट ज्ञान हुआ। ज्ञान होने से ज्ञातता उत्पन्न हुई किसमें? घट में। तो घट होना चाहिए कि ज्ञातता जिसमें उत्पन्न होती है, धर्मी है घट, धर्म है ज्ञातता। जो अतीत घट है उसमें ज्ञातता उत्पन्न होगी? नहीं होगी ना, जो विद्यमान, क्योंकि धर्मी नहीं है तो उसमें धर्म की उत्पत्ति असति धर्मिणी, धर्मिणी असति। यदि धर्म विद्यमान नहीं, धर्मी यदि विद्यमान नहीं है तो उसमें धर्म का उदय नहीं हो सकता। घट ज्ञान का विषय घट है। इसका मूल कारण क्या है? भाट्टमत के अनुसार ज्ञातता, ज्ञान जनित जो ज्ञातता है उसके आधार से ही तत्तद ज्ञान का तत्तद वस्तु विषय होता है। घट ज्ञानजन्य, ज्ञानजन्य जो ज्ञातता है वो किसमें है? घट में। अतीत घट में रह सकती है ज्ञातता, क्योंकि ज्ञातता किसमें उत्पन्न होती है? विषय में। जो विषय अभी है नहीं, जो नष्ट हो गया, उसमें ज्ञातता उत्पन्न होगी नहीं होगी। इसलिए आप ज्ञातता के आधार से घट ज्ञान का विषय घट होता है ऐसा नहीं बोल सकते। तो सिद्धांत में क्या कहना पड़ेगा? घट ज्ञान का विषय घट क्यों है? हाँ, स्वाभाविक ऐसा विशेष है जिसके चलते दोनों में क्या है? विषय विषयी भाव, किसी कारण के चलते। इतरथा अतीत अनागतयोः विषयत्वं, जो अतीत घट है अनागत घट है वो घट ज्ञान का विषय नहीं बन पाएगा। ज्ञानेन तत्र ज्ञातता जनन असंभवात्, क्योंकि जो अतीत अनागत घट है उनमें ज्ञान के द्वारा ज्ञातता की उत्पत्ति नहीं हो सकती। असति धर्मिणी धर्म जनना अयोगात्, क्योंकि धर्मी घट ही नहीं है। अतीत घट अनागत घट अभी है क्या? नहीं है। तो असत धर्मिणी असति, जब धर्मी ही विद्यमान नहीं है तो उसमें धर्म रूप जो ज्ञातता है उसका उत्पन्न, इसीलिए घट ज्ञान का विषय अतीत घट अनागत घट नहीं हो पाएंगे। कब? यदि ज्ञातता के आधार पर घट ज्ञान का विषय घट होता है ऐसा कहेंगे। किंच ज्ञाततया, अच्छा किंच, यहाँ से किंच ज्ञाततायाः अपि स्वज्ञान विषयत्वात् तत्रापि ज्ञाततांतर प्रसंगस्तथा च अनवस्था। देखिए घट का ज्ञान हुआ हमको, क्या हुआ? कुमारिल भट्ट के अनुसार ये जो ज्ञान है किससे गृहीत होती है? ज्ञातता से। ज्ञातता किससे उत्पन्न होती है? ज्ञान से। घट का ज्ञान हुआ। ज्ञान किसका हुआ? घट का। ज्ञातता किसमें उत्पन्न हुई?
घट में, ठीक है। और उसी ज्ञातता से क्या गृहित हुआ? ज्ञान। ज्ञान ज्ञानगत प्रमाद तो उसी ज्ञातता से गृहित होता है, इनके मत के। अच्छा, दूसरी बात, ज्ञातता का ज्ञान होता है कि नहीं? ज्ञातता का प्रत्यक्ष होता है, ज्ञान होता है, ये मानते हैं। ज्ञातता का भी क्या होता है? ज्ञातता का जो ज्ञान है उसका भी हमको क्या करना पड़ेगा? अभी मान लीजिए हमको घट का ज्ञान हुआ, घट है, घट का ज्ञान हुआ, ये ज्ञान किससे गृहित होगा? ज्ञातता किसमें उत्पन्न हुई? ज्ञातता किसमें उत्पन्न हुई? घट में। ज्ञान से होती है ना, घट में, विषय में उत्पन्न होती है। अब हमको घट में जो ज्ञातता थी उसका ज्ञान हुआ, अभी घट का ज्ञान हो रहा था, अभी किसका ज्ञान हुआ? ज्ञातता का ज्ञान हुआ, ठीक है। ज्ञातता का ज्ञान हुआ, ज्ञातता का जो ज्ञान है वो किससे गृहित होगा? ज्ञातता से। जितने भी ज्ञान होते हैं वो सबके सब ज्ञातता से ही गृहित होते हैं। किसी का भी ज्ञान हो किससे गृहित होता है? समझ गए। घट का ज्ञान तो ज्ञातता से गृहित हुआ, ठीक है। ज्ञातता का ज्ञान तो वो भी तो ज्ञातता से गृहित होगा। किसी का भी ज्ञान हो गृहित किससे होगा? ज्ञातता से। जितने भी ज्ञान होते हैं वो सबके सब क्या होते हैं? अतीन्द्रिय होते हैं, उनका प्रत्यक्ष नहीं होता है, ठीक है। हमको घट का ज्ञान हुआ, उस ज्ञान से घट में क्या उत्पन्न हुआ? ज्ञातता। उस ज्ञातता से हम घट ज्ञान का क्या करेंगे? अनुमान करेंगे। प्रत्यक्ष किसी भी ज्ञान का प्रत्यक्ष नहीं होता है, ठीक। अब घट की बात चल रही थी, अब हमको घट में जो ज्ञातता उत्पन्न हुई उसका ज्ञान हुआ, होता है कि नहीं? उसका प्रत्यक्ष होता है। ज्ञातता का प्रत्यक्ष है, ज्ञातता का ज्ञान हुआ, उस ज्ञान का प्रत्यक्ष नहीं होगा। समझ रहे हैं सर? घट अलग चीज है, घट का ज्ञान अलग चीज है। घट का तो प्रत्यक्ष होगा, घट ज्ञान का प्रत्यक्ष नहीं। किसके मत के अनुसार? न्याय के अनुसार तो घट ज्ञान का भी प्रत्यक्ष होता है मन के द्वारा, ठीक है ना। घट ज्ञान किससे गृहित होता है? और ज्ञातता किसमें है? घट में। उस ज्ञातता का हमें प्रत्यक्ष होता है कि नहीं? होता है। तभी तो है ना, उस प्रत्यक्षीभूत जो ज्ञातता है, तल्लिंगक अनुमान से हम घट ज्ञान का अनुमान, घट ज्ञान की सिद्धि करते हैं, ठीक है ना। अब ज्ञातता का हमको ज्ञान करना है, किसका ज्ञान करना है? ज्ञातता का जो ज्ञान है वो किससे गृहित होगा? ज्ञातता से। आपको ज्ञान किससे गृहित होगा? शब्द आते हैं, आंख बंद करके बोलना है, ज्ञातता से। घट ज्ञान किससे गृहित होगा? घट ज्ञान ज्ञातता से। और घट ज्ञान, घट में जो ज्ञातता उत्पन्न हुई उसका ज्ञान, ज्ञातता का ज्ञान किससे गृहित होगा? अब हम ज्ञातता पे आते, घट में ज्ञातता है, उसका हमें ज्ञान करना है, किससे गृहित होगा? ज्ञातता। ये ज्ञातता किस में रहेगी? देखिए, घट का ज्ञान करना था तो घट में ज्ञातता उत्पन्न हुई। अब ये जो ज्ञातता का ज्ञान करना है, हाँ, ज्ञातता में क्या उत्पन्न हुई? अब फिर उस ज्ञान, अब तीसरे नंबर में आइए, उसका भी हमें प्रत्यक्ष करना। उसके लिए भी क्या चाहिए? क्या होगी? ऐसे अवस्था हो जाएगी, कहीं रुकेगा नहीं। सामूलक क्षय कारिणी। समझ गए ना सर? स्पष्ट है ना? किंच, दूसरा दोष, एक दोष तो ये हुआ, एक दोष ये हुआ कि आपने जो कहा ज्ञातता के आधार पर ही विषय का निर्धारण किया जाता है, इसलिए ज्ञातता को मानना चाहिए। ये जो आपने कहा ये सही नहीं है, क्योंकि घट ज्ञान का विषय घट है, घट ज्ञान में और घट में विषय विषयी भाव है, वो स्वाभाविक है, किसी कारण के चलते नहीं है। ज्ञातता के चलते कहेंगे तो उसमें दूसरा भी दोष है। क्या दोष है? यदि घट ज्ञातता के चलते घट ज्ञान का विषय घट ऐसा कहेंगे, घट ज्ञान जन्य जो ज्ञातता है उसके आधार से ही घट ज्ञान का विषय घट ऐसा कहेंगे, तो फिर अनवस्था हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अनवस्था। क्योंकि घट ज्ञान जिस ज्ञातता से गृहित होती है वो ज्ञातता घट में उत्पन्न हो, उसका भी ज्ञान होगा, तो ज्ञातता का ज्ञान होगा, तो फिर दूसरी ज्ञातता के आधार पर उसको विषय मानना पड़ेगा। घट ज्ञान का विषय घट, ज्ञातता के आधार के चलते, फिर ज्ञातता ज्ञान का विषय ज्ञातता, और ज्ञातता के आधार पर ज्ञातता कितनी कल्पना करेंगे, अनवस्था हो जाएगी। किंच ज्ञाततायाः अपि स्वज्ञान विषयत्वात्, ज्ञातता भी अपने ज्ञान का विषय होता है कि नहीं? तत्रापि ज्ञाततांतर प्रसंग, वहां पर भी ज्ञाततांतर आपको कल्पना करनी पड़ेगी। तथा च अनवस्था, इस प्रकार क्या हो जाएगी? अनवस्था। अतः ज्ञाततांतरम अंतरेणापि स्वभावादेव विषयत्वं ज्ञाततायाः एवं चेत् तर्हि घटादौ अपि किं ज्ञाततया? ज्ञाततांतरम अंतरेणापि, ज्ञाततांतर के बिना ही, ज्ञाततांतरम अंतरेणापि स्वभावादेव विषयत्वं ज्ञातताया। अच्छा, अरे बाप रे, ये तो बड़ी बात कह दी। देखिए सर, ध्यान से देखिएगा, घट ज्ञान का विषय, ज्ञान का विषय ज्ञातता, ऐसा तो कोई किसी भी दार्शनिक कोई भी किसी का भी विषय घट है, किसी में भी विमति नहीं है ना इसमें, चाहे भट्ट हो चाहे नैयायिक हो। घट ज्ञान का विषय घट, भाट्ट मत के अनुसार घट ज्ञान का विषय घट है, किसके चलते, किसके आधार पर? क्योंकि घट ज्ञान जन्य ज्ञातता का जो आधार होगा वही घट ज्ञान का विषय होगा। आधार मतलब अधिक है ना। घट ज्ञान का विषय घट क्यों है भाट्ट मत के अनुसार? अभी तो बताया मैंने तत्काल, ज्ञातता के आधार होने से। घट ज्ञान जन्य जो ज्ञातता है उसका जो ज्ञातता का आधार होगा, ज्ञानजन्य ज्ञातता का आधार होगा, वही ज्ञान का विषय होगा। ये नियम है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरे नंबर में अब ज्ञातता का ज्ञान हुआ, उसका विषय ज्ञातता का विषय तो ज्ञातता है। हाँ, ज्ञातता का ज्ञान हुआ, ज्ञातता का विषय ज्ञातता नहीं बोलना है, ज्ञातता ज्ञान का विषय ज्ञान, ज्ञातता क्या बोलना है सर? ज्ञातता ज्ञान का विषय। हाँ, अब घट में ज्ञातता थी, उस ज्ञातता का हमें ज्ञान हुआ, उसका विषय है ज्ञातता का विषय, ऐसा नहीं बोले, ज्ञातता का ज्ञान हुआ उसका विषय
आप मेरे प्रश्न को ही उल्टा अलग बता दे रहे हैं। जो मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं आपने ऐसा प्रश्न। ज्ञातता का ज्ञान हुआ, उसका विषय ज्ञातता का विषय ज्ञातता। ज्ञातता। घट का ज्ञान हुआ, उसका विषय ज्ञातता का ज्ञान हुआ, उसका विषय ज्ञातता। ज्ञातता। हमने एक अनवस्था दोष को वारण करने के लिए वो कहेंगे कि ज्ञातता का विषय ज्ञातता स्वभाव से ही होता है। वहां पर ज्ञाततांतर की कल्पना अनवस्था दोष को वारण करने के लिए। ठीक है, घट ज्ञान का विषय किसके आधार पर? ज्ञातता ज्ञान का विषय किसके आधार पर? स्वभाव। क्या कहेंगे? क्यों? यदि ज्ञातता के आधार पर ही ज्ञातता ज्ञान का विषय भी ज्ञातता होता है, ऐसा कहेंगे तो अनवस्था दोष। क्या सर? ज्ञातता के आधार पर ही ज्ञातता ज्ञान का विषय ज्ञातता है, यदि ऐसा कहेंगे तो क्या होगी? इस अनवस्था दोष को वारण करने के लिए हम क्या कहेंगे कि जो ज्ञातता ज्ञान का विषय जो ज्ञातता है, क्या सर? ज्ञातता ज्ञान का विषय ज्ञातता वो स्वभाव से होता, किससे होता है? हम क्या किसकी कल्पना नहीं करेंगे? ज्ञाततांतर की कल्पना नहीं करेंगे। घट ज्ञान का विषय घट, इसमें तो ज्ञातता की कल्पना करेंगे, उसके बिना नहीं होगा। ज्ञातता ज्ञान का विषय ज्ञातता है, वो कैसे है? ज्ञाततांतर की कल्पना अनवस्था दोष होगा। ठीक है ना? अथ करके भट्ट का प्रश्न है, ज्ञाततांतरम अंतरेणापि, ज्ञाततांतरम अन्या ज्ञातता ज्ञाततांतरम तेन विनापि ज्ञाततांतरम अंतरेणापि स्वभावादेव विषयत्वं ज्ञाततायाः। ज्ञातता ज्ञान का विषय ज्ञातता। क्या सर? ज्ञातता विषय का ज्ञान हमेशा ज्ञान का विषय होता है। ज्ञातता ज्ञान का विषय ज्ञातता। बोलिए सर। ज्ञातता ज्ञान का विषय ज्ञातता वो स्वभाव से होता है, उसके लिए ज्ञाततांतर की हम कल्पना, तो ज्ञाततांतरम अंतरेणापि, ज्ञाततांतर के बिना भी स्वभाव से ही ज्ञातता का विषय क्या हो जाता? ज्ञातता क्या हो जाता है? विषय हो जाता। ज्ञाततायाः विषयत्वं कस्य? ज्ञातता ज्ञानस्य। ज्ञाततायाः विषयत्वं, विषयता किसमें है? ज्ञातता में। किम निरूपित विषयता? ज्ञातता ज्ञान निरूपित विषयता। समझ गए सर? ज्ञातता ज्ञान का विषय ज्ञातता स्वभाव से होता है, वहां पर ज्ञाततांतर की कल्पना तो क्या हो जाएगा? अनवस्था। तो नैयायिक कहते हैं एवं चेत् तर्हि घटादवपि किम ज्ञाततया। ज्ञाततांतर के बिना ही ज्ञान का विषय ज्ञातता हुआ कि नहीं? ज्ञातता ज्ञान का विषय कौन हुआ? ज्ञातता ज्ञान का विषय ज्ञातता स्वभाव से नहीं कौन हुआ, ये कैसे हुआ ये नहीं प्रश्न है। ज्ञातता ज्ञान का विषय कौन? ज्ञातता। ठीक है, ज्ञाततांतर की कल्पना करेंगे, उसके लिए ज्ञातता के आधार पर कहेंगे। कैसे ही कहा? स्वभाव से। तो घटपट मठ उन्होंने कौन सा दोष किया है कि उनके लिए ज्ञातता की कल्पना करेंगे? हाँ, एवं चेत् तर्हि घटादवपि किम ज्ञाततया, ज्ञाततया किम प्रयोजनम, किम कुत्सित अर्थ में किम ज्ञाततया इत्युक्ते ज्ञाततया किम प्रयोजनम, नास्ति प्रयोजनम इत्यर्थः। ठीक है, अस्तु वा ज्ञातता। ठीक है, तुष्यतु दुर्जन न्यायेन हम मानते हैं आपकी ज्ञातता को, है ना सर? अस्तु वा ज्ञातता तथापि तन्मात्रेण ज्ञानम गम्यते, अथवा ज्ञातता विशेषेण तथापि तन्मात्रेण ज्ञानम गम्यते। इसमें पाठभेद तो नहीं है ना? अस्तु वा ज्ञातता तथापि तन्मात्रेण। ठीक है, तन्मात्रेण ज्ञानम गम्यते। ज्ञातता विशेषेण प्रमाण ज्ञान अव्यभिचारिण प्रामाण्यमिति कुतः एव ज्ञान ग्राहक ग्राह्यता प्रामाण्य। देखिए सर, एक बार फिर प्रश्न पूछता हूँ। ज्ञान है ना, ज्ञान में प्रमात्व है, जैसे परमात्मक ज्ञान है तो उसमें प्रमात्व है, वो स्वतः ग्राह्य है अथवा परतः ग्राह्य, ये विचार चल रहा है। क्या चल रहा है? ज्ञानगत जो प्रमात्व है वो स्वतः ग्राह्य है अथवा परतः ग्राह्य। स्वतः ग्राह्यत्व नाम ज्ञान ग्राहक सामग्री, मतलब ज्ञान जिससे गृहित होती है उनसे ही ज्ञानगत प्रमात्व भी गृहित होता है। ऐसा कहेंगे तो प्रमात्व में क्या है? स्वतस्त्व है, स्वतस्त्व है, स्वतः ग्राह्य। ज्ञान भिन्न सामग्री से है, ज्ञानगत प्रमात्व अन्य किसी से गृहित हो रहा है, तब जाकर के क्या है? परतो ग्राह्य है। कुमारिल भट्ट क्या कहते हैं? स्वतः ग्राह्य कहते हैं, परतो ग्राह्य कहते हैं? स्वतः ग्राह्य। तो स्वतस्त्व तो कहेंगे ऐसा भी आप क्या नहीं, क्यों नहीं है? तो तथापि अस्तु वा ज्ञातता, ज्ञातता का हम स्वीकार करते हैं। तथापि तन्मात्रेण ज्ञानम गम्यते, ज्ञान किससे गृहित होती है? ज्ञातता मात्र से। मतलब सामान्य कोई भी ज्ञातता हो, ज्ञान किससे गृहित होता है? ज्ञातता मात्र से। तन्मात्रेण इत्युक्ते ज्ञातता मात्र, यदि ज्ञातता है तो क्या गृहित हो जाएगा? ज्ञान गृहित हो जाएगा। लेकिन जो प्रमात्व है सिर्फ ज्ञातता होने से नहीं होगा, ज्ञातता विशेष चाहिए। नैयायिक कहते हैं, उनको प्रश्न कर रहे हैं आपके यहाँ ज्ञान ग्राहक सामग्री ग्राह्यत्व प्रमात्व में नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो ज्ञातता मात्र से गृहित हो रहा है। ज्ञान किससे गृहित हो रहा है? और प्रमात्व ज्ञातता विशेष से। वो क्या है बताते? ज्ञातता विशेषेण प्रमाण ज्ञान अव्यभिचारिण। प्रमाण ज्ञान, प्रमाण मतलब प्रमाण। देखिए, हमको प्रमात्मक ज्ञान हुआ, क्या हुआ सर? घट को देख करके अयं घट ये ज्ञान हुआ। ठीक है, इस ज्ञान में प्रमात्व है, इस ज्ञान में क्या है? प्रमात्व है। ठीक है, यहाँ पर जो ज्ञातता होगी, घट को देख करके अयं घट ज्ञान हुआ, उस घट में क्या उत्पन्न हुई? ज्ञातता। इसको कहते हैं प्रमाण ज्ञान अव्यभिचारी ज्ञातता, अव्यभिचारिणी ज्ञातता। ठीक है, अथवा ज्ञातता विशेष कहेंगे तो अव्यभिचारी ज्ञातता विशेष। ठीक है, अयम सर्प ऐसा ज्ञान हुआ,
किसको देख करके? रज्जु को देख करके। क्या ज्ञान हुआ? रज्जु को देख के सर्प ज्ञान। ज्ञान का आकार अयम, ज्ञान का आकार स्वरूप कौन सा ज्ञान हुआ? अयम सर्पः। अयम सर्प। ज्ञान का स्वरूप बोलेंगे ना तो अयम घटा अयम पट ऐसे बोल सकता है। ज्ञान का आकार भी कहते हैं, स्वरूप शब्द से भी कहते हैं। ठीक है, ज्ञान का स्वरूप क्या है? अयम सर्पः, ये ज्ञान। ठीक है, ज्ञान होते ही उसमें विषय में ज्ञातता उत्पन्न हुई कि नहीं हुई? ये जो ज्ञातता है प्रमाण ज्ञान व्यभिचारिणी है, प्रमाण ज्ञान को व्यभिचरित, ज्ञान परमात्मक नहीं है। ठीक है, ज्ञान तो गृहीत हो गया, कोई भी ज्ञान हो, चाहे सर्प को देख करके अयम सर्प ज्ञान हो, चाहे रज्जु को देख करके अयम सर्प ज्ञान, दोनों का, चाहे एक जगह रज्जु है एक जगह सर्प है, दोनों जगह ज्ञान एक ही हो रहा है। क्या ज्ञान हो रहा है? अयम सर्प, इतना है। नहीं, दोनों, एक जगह रज्जु है एक जगह सर्प है, ज्ञान एक ही हो रहा है। क्या ज्ञान हो रहा है? अयम सर्प। परमात्मा ज्ञान एक जगह प्रमात्मक है, ये समझना है ना प्रकरण से। ऐसी स्थिति में ज्ञात, दोनों में विषय में ज्ञातता उत्पन्न हुई कि नहीं? उस ज्ञातता से दोनों ज्ञान गृहीत हुई है कि नहीं? लेकिन जो प्रमात्व है वो क्या दोनों जगह ज्ञातता है, दोनों ज्ञातता प्रमात्व की ग्राहिका नहीं है। देखिए, घट को देखने के बाद अयं घट ऐसा ज्ञान हुआ, घट में एक चीज उत्पन्न हुआ जिसका नाम है भट्ट के अनुसार। प्रमात्व तो घट में उत्पन्न नहीं होता, वो तो ज्ञान में उत्पन्न होता है। घट को देखने के बाद अयं घट ज्ञान हुआ, ज्ञान होने के बाद घट में एक धर्म उत्पन्न हुआ जिसका नाम है ज्ञातता। उस ज्ञातता से हम घट ज्ञान का क्या करते हैं? अनुमान करते हैं, प्रत्यक्ष नहीं होता। ठीक है, घट ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं बोल सकते सर, है ना, क्योंकि उनके मत के अनुसार कोई भी ज्ञान, सबके सब ज्ञान अतीन्द्रिय होते हैं, किसी भी ज्ञान का प्रत्यक्ष नहीं होता है। ठीक है, उसी ज्ञातता से, जिस ज्ञातता से ज्ञान गृहीत हुई, उसी ज्ञातता से क्या होता है? ज्ञानगत प्रमात्व भी, ज्ञान भी गृहीत हुआ, इसीलिए स्वतस्थ हो। लेकिन यहाँ पर इसको विपरीत बता रहे हैं इसका। रज्जु को देख करके अयम सर्प ज्ञान हुआ, सर्प को देख करके अयम सर्प, दोनों जगह ज्ञान एक ही है, अयम सर्पः। दोनों विषय में एक धर्म उत्पन्न हुआ, उसका नाम है ज्ञातता। दोनों ज्ञातता से ज्ञान गृहीत हुआ, लेकिन ज्ञानगत जो प्रमात्व है एक ज्ञातता से होगा, एक ज्ञातता से गृहीत नहीं होगा। तो जितने भी ज्ञातता है उन सब से प्रमात्व गृहीत। प्रमात्व गृहीत किससे होता है? ज्ञातता विशेष से। उसमें विशेषण क्या है? ज्ञातता विशेष होने के लिए मनुष्य विशेष कहेंगे तो कुछ विशेषण लगाना पड़ेगा ना। तो प्रमाण ज्ञान अव्यभिचारिणा ज्ञातता विशेषेण। क्या सर? अव्यभिचारिणा बोलना पड़ेगा। प्रमाण ज्ञान अव्यभिचारिणा ज्ञातता विशेषेण किम गृह्यते? प्रामाण्यम। पुनः ज्ञानम सामान्य ज्ञातता मात्रेण, ज्ञानम केन गृह्यते? ज्ञातता मात्रेण, ज्ञातता सामान्येन। प्रमाण ज्ञान व्यभिचारिणी ज्ञातता स्यात् अथवा अव्यभिचारिणी ज्ञातता स्यात्, उभयथापि ज्ञातता मात्रेण ज्ञातता सामान्येन किम गृह्यते? ज्ञानम। ज्ञानगतम प्रामाण्यम तो ज्ञातता मात्रेण अभी तो केन गृह्यते? ज्ञान अव्यभिचारिणा ज्ञातता विशेष। दोनों का अर्थ, जिससे ज्ञान गृहीत है उसी से ज्ञानगत प्रमात्व गृहीत हुआ, क्योंकि ज्ञान ज्ञातता मात्र से गृहीत हुआ, ज्ञानगत प्रमात्व ज्ञातता विशेष से गृहीत हुआ। तो स्वतस्थ आया, आपकी ज्ञातता को मानने पर भी क्या नहीं आया? स्वतस्थ नहीं आया। पहले तो ज्ञातता ही नहीं मान सकते, है ना। जिससे आप ज्ञान मानते हैं, ज्ञान गृहीत होता है कहते हैं, ज्ञानगत प्रमात्व गृहीत होता है कहते हैं, ऐसा हम ज्ञातता को स्वीकार करते हैं। न मृष्यामहे करके कहा, अस्तु कथनचित ज्ञातता को स्वीकार भी करेंगे तो आपके ज्ञान प्रमात्व में स्वतस्थ सिद्ध नहीं होगा। अथ केनचित ज्ञातता विशेषेण प्रमाण ज्ञान अव्यभिचारिणा ज्ञान प्रामाण्य सहैव गृह्यते एवं चेत् अप्रामाण्येपि शक्यमिदं वक्तुं केनचित् ज्ञातता विशेषेण अप्रमाण ज्ञान अव्यभिचारिणा ज्ञान प्रामाण्ये सहैव गृह्येते इति अप्रामाण्यमपि स्वतः एव गृह्यताम् तथैवम् अप्रामाण्यं परतस्तैः प्रामाण्यमपि परतः एव गृह्यताम् ज्ञानग्राहकाद् अन्यतः इत्यर्थः। अब एक चीज सर, इनके सिद्धांत की एक बात बताता हूँ। ज्ञान तो ये ज्ञान और ज्ञानगत प्रमात्व एक ही सामग्री से, ठीक है ना। प्रमात्व को स्वतः ग्राह्य कहते हैं, ज्ञान जिससे गृहित होती है, ज्ञानगत प्रामाण्य भी उसी से ही गृहित होता है, ऐसा कहते हैं। प्रामाण्य स्वतः ग्राह्य कहते हैं, लेकिन अप्रामाण्य परतः ग्राह्य कहते हैं। इनका सिद्धांत, मीमांसक का सिद्धांत क्या है? प्रामाण्यम और अप्रामाण्यम ग्राह्य। मतलब अप्रामाण्य, अप्रमात्मक जो ज्ञान होगा वो भिन्न सामग्री से, और उसमें रहने वाली जो अप्रमात्व है वो भिन्न सामग्री। नैयायिक के अनुसार प्रमात्व भी परतः ग्राह्य है, अप्रमात्व भी। प्रमात्व अप्रमात्व को दूसरे शब्द में क्या कह सकते हैं? प्रामाण्य और प्रामाण्य भी परतः ग्राह्य है, अप्रामाण्य भी परतः ग्राह्य है। इनके मत के अनुसार प्रामाण्य स्वतः ग्राह्य, मतलब जिससे ज्ञान गृहीत होता है उसी से ही ज्ञानगत प्रमात्व भी गृहीत होता है, और अप्रामाण्य परतः ग्राह्य। किनके मत के अनुसार? भाट्ट मत के अनुसार। ठीक है, अब ये खंडन कर दिया, आपके यहाँ स्वतस्थ तो नहीं आया, क्योंकि ज्ञान तो ज्ञातता मात्र से गृहीत है और प्रमात्व ज्ञातता विशेष से। प्रमाण ज्ञान अव्यभिचारिणा
ठीक है, कहीं जगह अलग अलग हो सकता है, लेकिन जहां पर परमात्म ज्ञान होता है ना, जहां पर परमात्मक ज्ञान वहां पर तो ज्ञान भी ज्ञातता से ही गृहीत है और ज्ञानगत प्रमात्व भी, ज्ञातता से ही गृहीत। तो वहां तो स्वतस्व आया ना, हमको अप्रमात्म ज्ञान में कोई लेना देना नहीं है, वहां तो हम परत ही मानते हैं। मीमांसक प्रश्न करेंगे, फिर पूछेंगे जहां पर है ना परमात्मक ज्ञान हो रहा है, वहां पर ज्ञान किससे गृहीत हो रहा है? ज्ञातता विशेष से, और ज्ञानगत प्रमात्व भी ज्ञातता विशेष से। तो ज्ञातता विशेष से ही परमात्मक ज्ञान गृहीत होता है और ज्ञातता विशेष से ही परमात्व भी स्वतस्व आया कि नहीं? आ गया। तो इस तरह से प्रश्न कर रहे थे। अथ केनचित ज्ञातता विशेषेण प्रमाण ज्ञान अव्यभिचारिणा ज्ञान प्रामाण्य सहैव गृह्यते। देखिए, ज्ञातता विशेष से प्रमाण ज्ञान अव्यभिचारिणा, जो पहले बताया था, परमात्मक जो ज्ञान है उसको व्यभिचारित न करने वाला जो ज्ञातता विशेष है, उसके द्वारा ही ज्ञान और प्रामाण्य दोनों साथ में गृहीत होते हैं। दो चीजें। अब ज्ञान किससे गृहीत हो, हमने ऐसा कह करके आपत्ति दिया था सर, ज्ञान तो ज्ञातता मात्र से गृहीत होता है और प्रमाद तो ज्ञातता विशेष से। तो कौन सी है ज्ञातता विशेष? ये प्रमाण ज्ञान अव्यभिचार। अब उसी को लेना है हमको, परमात्मक ज्ञान भी उसी से गृहीत होता है और ज्ञानगत प्रामाण्य भी उसी से ही गृहीत होता है। स्वतस्व दिखाने के लिए हम कहेंगे परमात्मक ज्ञान और परमात्मक ज्ञान में रहने वाला जो प्रमात्व है वो ज्ञातता विशेष से गृहीत है। ज्ञातता विशेष क्या है? प्रमाण ज्ञान अव्यभिचारिणा केनचित ज्ञातता विशेषेण उभे गृह्यते। कौन कौन सर? ज्ञान प्रामाण्य, ज्ञानं च प्रामाण्यं च इति ज्ञान प्रामाण्य। एतद् उभयमपि केन गृह्यते? केनचित ज्ञातता विशेषेण प्रमाण ज्ञान अव्यभिचारिणा। स्वतस्व आया या परतस्व आया? स्वतस्व आया। यदि ऐसा कह करके आप परमात्मा में स्वतस्व सिद्ध करते हो तो अप्रमात्व में भी ऐसा ही करो ना। आप अप्रमात्व में क्या कहते हो? परतः ग्राह्य। क्योंकि वहां पर क्या कहते हैं, अप्रमात्मक जो ज्ञान होता है वो तो ज्ञातता मात्र से गृहीत होता है और अप्रामाण्य किससे गृहीत होता है? ज्ञातता विशेष से। क्या सर? अप्रमात्म हो, कोई भी ज्ञान हो, अप्रमात्म ज्ञान हो, है ना, वो किससे गृहीत होता है? ज्ञातता मात्र से। और उसमें रहने वाला जो अप्रमात्व है वो किससे गृहीत होता है? विशेष से। वहां पर जैसे प्रमाण ज्ञान अव्यभिचारिणा कहते थे ना, यहाँ पर अप्रमाण ज्ञान अव्यभिचारिणा, क्या बोलना पड़ेगा? अप्रमाण ज्ञान अव्यभिचारिणा ज्ञातता विशेषेण अप्रामाण्यम गृह्यते। अप्रामाण्यम केन गृह्यते? अप्रामाण्य अथवा अप्रमाण बोल सकते हैं ना, अप्रमाण ज्ञान अव्यभिचारिणा। क्या बोलेंगे सर? अप्रमाण ज्ञान अव्यभिचारिणा ज्ञातता विशेषेण किम गृह्यते? अप्रामाण्यम। और जो ज्ञान है अप्रमात्मक जो ज्ञान है वो तो ज्ञातता सामान्य है, इसलिए वहां पर क्या मानते हैं वो अप्रामाण्य को? परतः ग्राह्य। और यहाँ आकर के कह रहे हैं कि प्रमात्मक जो ज्ञान है, प्रमात्मक और प्रमात्मक ज्ञान में रहने वाला जो प्रमात्व है, उन दोनों एक चीज से गृहीत होता है। किससे? विशेष लगाना है। हाँ, वो ज्ञातता विशेष क्या है? प्रमाण ज्ञान अव्यभिचारिणा ज्ञातता विशेषेण ज्ञानम प्रामाण्यम च। ज्ञान प्रामाण्य उभयपि गृह्यते, अतः प्रामाण्यस्य स्वतस्त्वम्। इसी प्रकार अप्रामाण्य में भी हम स्वतस्त्व सिद्ध कर सकते हैं। कैसे? तर्हि आगे है ना सर, एवं चेद अप्रामाण्यपि शक्यमिदं वक्तुम्। अप्रामाण्य भी ऐसा कहा जा सकता है जैसे केनचित ज्ञातता विशेषेण अप्रमाण ज्ञान अव्यभिचारिणा। यहाँ पर जी जी है ना, ज्ञान अप्रामाण्य, ज्ञान से सर यहाँ अप्रमात्मक ज्ञान को लेना है ना, ये दोनों साथ में गृहीत हो सकते हैं कि नहीं? तो आप अप्रामाण्य को भी क्या मानिए इसी प्रकार? उसमें भी स्वतस्व मानिए, है ना। इति अप्रामाण्यस्यापि स्वतः एव गृह्यताम्। अथैवम् अप्रामाण्यम परतः, फिर इस प्रकार अप्रामाण्य को परतः कहते हैं, तर्हि प्रामाण्यमपि परतः एव गृह्यताम्। परतः एव गृह्यताम् इत्युक्ते ज्ञानग्राहकात् अन्यतः एव गृह्यताम्। ठीक है ना सर? तो अंतिम में सिद्ध हो गया कि दो चीजें, या तो हम ज्ञातता को मानेंगे ही नहीं, कथनचित् पश्यतु तो दुर्जन न्याय ने ज्ञातता को मानेंगे, तो भी ज्ञातता सामान्य से ही क्या होता है? ज्ञान गृहीत होता है, और ज्ञानगत प्रमात्व तो ज्ञातता विशेष से गृहीत होता है। इसलिए आपके यहाँ परतस्त्व मानना ही पड़ेगा। इसलिए प्रामाण्यम न स्वतः ग्राह्यम, प्रामाण्य स्वतः ग्राह्य नहीं है। स्वतः ग्राह्य कहेंगे तो उस ज्ञान में प्रमात्व अप्रमात्व का संशय भी नहीं हो पाएगा। जैसे जल का ज्ञान होता है ना, इनके यहाँ तो ज्ञान जैसे गृहीत हो जाएगा, प्रमात्व भी तो प्रमात्व गृहीत होते ही ये ज्ञान प्रमा है कि नहीं ऐसा संशय होगा? लेकिन संशय होता है, ज्ञान होने के बाद ये ज्ञान प्रमा है कि नहीं ऐसा संशय होता है। फिर प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति होने के बाद उसमें निश्चय किया जाता है, वो संशय भी नहीं बन पाएगा ज्ञान में। इसलिए क्या मानना पड़ेगा? प्रामाण्यम परतो ग्राह्यम, ठीक है, प्रमात्वम परतो ग्राह्यम। ज्ञान ग्राहक सामग्री ग्राह्यत्व प्रमात्व में नहीं है, ये बताना था। भाट्टमत का यहाँ पर उल्लेख किया गया कि जब हमको घटपटादि का ज्ञान होता है, उस ज्ञान से घटपटादि में एक धर्म उत्पन्न होता है ज्ञातता, उसी ज्ञातता से ज्ञान भी गृहीत होता है और ज्ञानगत प्रमात्व भी गृहीत होता है। भाट्टमत था उनका, उन्होंने खंडन किया कि पहले तो ज्ञान विषयता से अतिरिक्त ज्ञातता नहीं है। उन्होंने कहा था ज्ञातता के आधार पर ही घटादि जो है वो तत्त ज्ञान के विषय होते हैं, ये बताया था। उनका भी निराकरण किया। इसलिए ज्ञातता नामक पदार्थ को हम स्वीकार करते ही नहीं जिससे ज्ञान गृहीत होता है।
अथवा उसी से ही फिर ज्ञानगत प्रमात्व, ये तो और दूर की बात है, ऐसे उन्होंने खंडन किया। दूसरी बात, जितने भी ज्ञान है वो ज्ञातता मात्र से गृहीत होते हैं, लेकिन जो प्रमात्व है वो ज्ञातता विशेष से गृहीत होते हैं। प्रमाण ज्ञान अव्यभिचारिणा ज्ञातता विशेषेण ज्ञानगतम प्रमात्वम गृह्यते अथवा प्रामाण्यम गृह्यते। ज्ञानम तो तन्मात्रेण इत्युक्ते ज्ञातता मात्रेण गृह्यते, ऐसा आपको मानना ही पड़ेगा, तब भी ज्ञान ग्राहक सामग्री ग्राह्यत्व तो नहीं आया, इसीलिए परतस्तु आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा करके आगे अब अपने मत का यहाँ पर उल्लेख करते हैं। ज्ञानम ही मानस प्रत्यक्षेण इव गृह्यते प्रामाण्यम पुनः अनुमानेन। अब न्याय शास्त्र के अनुसार अपना मत बताते हैं न्यायिक, अपना सिद्धांत। ज्ञानम ही मानस प्रत्यक्षेण इव गृह्यते, मानस प्रत्यक्ष से ज्ञान गृहित होता है, अर्थात मन के द्वारा ज्ञान गृहित होता है। ज्ञानगत जो प्रमात्व है पुनः अनुमानेन गृह्यते, प्रामाण्यम पुनः अनुमानेन गृह्यते। जैसे तथा ही जलज्ञानानंतरम जलार्थिनः प्रवृत्तिर्द्वैधा फलवती अफला। जब जल ज्ञान हो जाता है, इदम जलम ऐसे ज्ञान हो गया, दूर से जल जैसा कुछ देखा, मान लीजिए जल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, सबसे पहले जल ज्ञान हो गया। तथा ही जल ज्ञानानंतरम जलार्थिनः कस्यचित् पुरुषस्य प्रवृत्तिर्द्वैधा द्वैधा प्रवृत्तिर्भवति, फलवती प्रवृत्ति अथवा अफलाच इति, दोनों प्रकार की प्रवृत्ति हो सकती है। तत्र या फलवती प्रवृत्ति सा समर्था, जो फलवती प्रवृत्ति है उसी को ही समर्था भी कहते, समर्थ प्रवृत्ति जनकत्वात् ऐसा भी बोलते। तया तज्ज्ञानस्य याथार्थ लक्षणम प्रामाण्यम अनुमीयते। ये जो फलवती प्रवृत्ति है जिसको हम समर्था कहते हैं, तो तया प्रवृत्तिया अथवा तया समर्थया तज्ज्ञानस्य प्रामाण्यम, कीदृशम प्रामाण्यम, याथार्थ लक्षण, याथार्थ्य लक्षणम, यथार्थस्य भाव याथार्थ्यम, उसी का प्रामाण्य कहिए, प्रमात्वम कहिए, याथार्थ्यम कहिए, एक ही बात है। तो प्रमात्व रूपम प्रामाण्यम अथवा याथार्थ्य लक्षणम प्रामाण्यम अनुमीयते। केन अनुमीयते, नहीं केन अनुमीयते, हेतु बताना है। भाट्टमत का तो कब का खंडन हो गया, अभी न्याय मत अपना वो कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। तया, तया इत्युक्ते प्रवृत्त्या, फलवत्या प्रवृत्त्या। ज्ञानम तो मानस प्रत्यक्षेण एव गृह्यते, ज्ञान जो है मानस प्रत्यक्ष से गृहित होता है। ज्ञानगत जो प्रामाण्य है वो फलवती प्रवृत्ति के द्वारा, क्योंकि जब जब ज्ञान होता है उस समय में जो जलार्थी आदि है ना, जल का ज्ञान हुआ तो जो जलार्थी है उसकी दो प्रकार की प्रवृत्ति होती है, एक फलवती प्रवृत्ति, एक अफला प्रवृत्ति। जो फलवती प्रवृत्ति है उसी को ही क्या कहते हैं, समर्थ। उसी समर्थ प्रवृत्ति के द्वारा, ठीक है, समर्थया प्रवृत्तिया ज्ञानगतम प्रामाण्यम अनुमीयते। ज्ञानगत जो प्रमात्व है वो किससे गृहित होता है, सफल प्रवृत्ति के द्वारा, ठीक है। और ज्ञान किससे गृहित होता है, मानस प्रत्यक्ष से। अभी तो सर तो सिंपल है, सरलम अस्ति अत्यंत। प्रयोगश्च, ठीक है, अब अनुमान करेंगे तो अनुमान प्रयोग बताना पड़ेगा। जैसे धूम के द्वारा बन्नी का अनुमान करते हैं तो अनुमान प्रयोग बताइए पूछेंगे, तो पर्वतो बन्नीमान धूमात्। उसी प्रकार आप फलवती प्रवृत्ति के द्वारा ज्ञानगत प्रामाण्य का अनुमान करते हैं तो अनुमान प्रयोग बताइए, उसके लिए कहते हैं विवादाध्यासितम जल ज्ञानम प्रमाणम समर्थ प्रवृत्ति जनकत्वात्। यह अनुमान, क्या अनुमान हो गया सर, प्रयोगश्च, ये तो है ना, विवादाध्यासितम जल ज्ञानम समर्थ प्रवृत्ति, पक्ष साध्य है तो क्या होगा, विवादाध्यासितम जल ज्ञानम, यहाँ तक एक क्या है, पक्ष है। फिर प्रमाणम, बन्नीमान धूमात्, बन्नीमान पर्वतो बन्नीमान धूमात्, साध्य क्या है, पर्वतो बन्नीमान धूमात्, साध्य क्या है, बन्नी, बन्नी साध्य, बन्नी की सिद्धि करनी है। बन्नी मत तो पर्वत है, वो तो पक्ष है। जहाँ पर बानमान नहीं है वहां पर केवल उसको बताना है, जहाँ पर बानमान नहीं है वहां पर स्व लगाना है, जहाँ पर बानमान है वहां पर केवल, वहां पर बन्नी को कहते हैं। फिर से, जहाँ पर बानमान नहीं है वहां पर स्व लगाना है, जहाँ पर बानमान है वहां पर केवल प्रकृति, बानमान को हटा देना है। मत्तु है ना, मत्वर्थीय प्रत्यय किया है तो मत्वर्थीय प्रत्यय को हटाना है, और मत्वर्थीय प्रत्यय नहीं किया है तो स्व लगाना है। तो यहाँ पर जल ज्ञानम प्रमाणम, विवादाध्यासितम जल ज्ञानम, इतना तो पक्ष है। प्रमाणम है ना, साध्यवाचक पद है, तो साध्य प्रमाणत्व कहिए, प्रामाण्यम कहिए, प्रमात्वम कहिए, याथार्थ्यम कहिए, कितने शब्द से कह सकते हैं इसको, प्रमात्व से भी कह सकते हैं, हाँ ठीक है, कह सकते हैं जी, याथार्थ्यम से कह सकते हैं, फिर प्रामाण्यम, प्रामाण्यम, क्योंकि प्रमाण शब्द जो है यहाँ पर प्रामाण्यवाद में जो प्रमाण शब्द है प्रमापरक है, प्रमाणत्व भी कैसा। साध्य क्या है, प्रामाण्य। जल ज्ञान में क्या सिद्ध करना है, प्रामाण्य सिद्ध, मतलब परमात्मक है ऐसा सिद्ध करना। राम मनुष्य है ऐसा सिद्ध करना है, मतलब राम में मनुष्यत्व सिद्ध करना। राम मनुष्य कब सिद्ध होगा, जब उसमें मनुष्यत्व सिद्ध होगा। जल ज्ञान प्रमा है, कैसे पता होगा, जब उसमें प्रामाण्य सिद्ध, प्रमात्व। हेतु क्या है, समर्थ प्रवृत्ति जनकत्वात्, ये हेतु है। यत्र यत्र समर्थ प्रवृत्ति जनकत्वं तत्र तत्र प्रमाणत्वं, ठीक है। यन्न प्रमाणम न तत्समर्थां प्रवृत्तिं जनयति यथा प्रमाणाभास इति केवल व्यतिरेकी, व्यतिरेकी अनुमान है सर, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जल ज्ञान ही हमारा पक्ष नहीं है,
जितने भी ज्ञान है, परमात्मक ज्ञान, जल ज्ञान, घट ज्ञान, पट ज्ञान, ये तो उपलक्षण है। जल ज्ञान करके एक उदाहरण बताया है। सभी ज्ञान में हमको क्या सिद्ध करना है? प्रामाण्य सिद्ध करना है। कैसे? समर्थ प्रवृत्ति देखिए, यत्र यत्र समर्थ प्रवृत्ति जनकत्वम तत्र तत्र प्रमाणत्वम, है ना, अथवा प्रामाण्यम। यथा कोई जल ज्ञान मिलेगा, घट ज्ञान मिलेगा, वो सब के सब हमारे क्या है? पक्ष ही है, उन सब में सिद्ध ही करना है। भले ही हाँ जल ज्ञान कहा है, लेकिन उपलक्षण है हमारे लिए। घट ज्ञान भी पक्ष है, पट ज्ञान भी पक्ष है, सभी ज्ञान पक्ष है, ठीक है ना। इसलिए हम व्यतिरेक अनुमान का आश्रय करें। जैसे व्यतिरेक अनुमान में क्या होता है? पृथ्वी इतर भिन्ना गंधवत्वात्। पृथ्वी में क्या सिद्ध करना है? इतर भेद। पृथ्वी इतर भेद किस हेतु के द्वारा? गंधवत्व है। यत्र यत्र गंधवत्वम तत्र तत्र पृथ्वी इतर भेद। यथा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि पृथ्वी को हम दृष्टांत नहीं बना सकते, क्योंकि वो तो हमारा पक्ष है ना, वहां तो साध्य की सिद्धि अभी होनी है। उसके अलावा अन्यत्र नहीं, न तो कहीं पर गंधवत्व है, न कहीं इतर भेद। इसलिए हम उल्टा व्यतिरेक अनुमान का आश्रय करेंगे। यत्र यत्र इतर भेदाभावः तत्र तत्र गंधवत्वा यथा जलम न चाहिए तथा करके फिर उपनय आदि वाक्य बोल करके अनुमान की सिद्धि होगी। उसी प्रकार यहाँ पर भी यत्र, जैसे व्यतिरेक अनुमान कैसे बोलेंगे? जैसे व्यतिरेक अनुमान बोलने के लिए, जैसे मान लीजिए अन्वय व्यतिरेक में यत्र अन्वय में यत्र यत्र हेतु तत्र तत्र साध्यम बोलते हैं। व्यतिरेक में यत्र यत्र साध्याभावः तत्र तत्र हेतुभाव, उल्टा होता है। तो यहाँ पर कैसे बोलेंगे? यत्र यत्र भावः तत्र तत्र प्रवृत्ति जनकत्वाभावः यथा प्रमाणाभास। ठीक है, कहीं पर प्रमाण का आभास है ना, परमात्मक ज्ञान का आभास हो गया, परमात्मक ज्ञान नहीं है, तो प्रमाण ज्ञानाभास में समर्थ प्रवृत्ति होगी, वहां पर प्रामाण्य भी रहेगा। यत्र यत्र प्रामाण्याभाव तत्र तत्र समर्थ प्रवृत्ति जनकत्वाभाव यथा प्रमाणाभास। न चेदम तथा इदम जल ज्ञानम न तथा, यह जो जल ज्ञान है उस समय प्रामाण्य का अभाव भी नहीं है, समर्थ प्रवृत्ति जनकत्व का अभाव भी। तो समर्थ प्रवृत्ति जनकत्व का अभाव होने से प्रामाण्य का भी अभाव का अभाव, अर्थात प्रामाण्य की सिद्धि हो जाएगी। व्यतिरेक अनुमान में बस एक राउंड घूम के आना पड़ता है एक्स्ट्रा, और अन्य जो प्रक्रिया है वो समान है ना। तो विवादाध्यासितम जल ज्ञानम प्रमाणम। विवादाध्यासित कहते हैं जैसे जल ज्ञान हो गया, जल जैसा कुछ वस्तु देखा, इदम जलम ऐसा ज्ञान हुआ। एक कहता है ये परमात्मक है, एक कहता है अभी निश्चय नहीं है, परमात्मक भी हो सकता है, परमात्मक भी। इस समय में जो ज्ञान है जल ज्ञान, उसको क्या बोलते हैं? विवादाध्यासितम। इदम विवादाध्यासितम जल ज्ञानम प्रमाणम। ये प्रमाणत्व, प्रामाण्य कब सिद्ध कर रहा है? वहां जाने के बाद, जब उसकी प्रवृत्ति सफल हुई, जल मिला, तब जाकर के वो अनुमान कर रहा है। पूर्वोक्तम है ना, पूर्वोत्पन्नम, पूर्वोक्तम भी नहीं कहेंगे, पूर्वोत्पन्नम विवादाध्यासितम यत् जल ज्ञानम आसीत् तच्च ज्ञानम प्रमाणम तच्च ज्ञानम परमात्मकम कुतः समर्थ प्रवृत्ति जनकत्वात्। उस ज्ञान में अभी जाकर के क्या सिद्ध हुआ? परमात्मा ज्ञान तो पहले ही कृत हो गया था मानस प्रत्यक्ष से, इसीलिए ज्ञानग्राहिका सामग्री भिन्ना, ज्ञानगत प्रमात्व ग्राहिका सामग्री भिन्ना, तस्मात् प्रमात्वस्य परतः ग्राह्यत्वम्। जो जल ज्ञान हुआ था वो तो मानस प्रत्यक्ष के द्वारा। हाँ, जल ज्ञान का ज्ञान है ना। जल ज्ञान किससे गृहित? जल तो चक्षुरादि इंद्रिय से गृहित होगा। जल का जो ज्ञान था वो किससे गृहित हुआ? मानस। और उस ज्ञान में रहने वाला जो परमात्व है वो किससे गृहित हुआ? वो अनुमान से गृहित हुआ। यही अनुमान है, विवादाध्यासितम जल ज्ञानम, है ना। उसको हम पूर्वोत्पन्नम जल ज्ञानम प्रमाणम, इसके जगह प्रमा ऐसा भी, जल ज्ञानम प्रमा समर्थ प्रवृत्ति जनकत्वात् ऐसा भी। यन्न प्रमाणम न तत् समर्थां प्रवृत्तिं जनयति। ठीक है, यत्र वन्य भाव तत्र धूमा भाव, यन्न वन्यमत तन्न धूमवान ऐसा भी बोलते हैं ना, धूमवत ऐसा भी बोलते हैं। यथा प्रमाणाभास इति केवल व्यतिरेक। अत्र च फलवत् प्रवृत्ति जनकम यत् जल ज्ञानम तत्पक्ष। ठीक है, ये जो अनुमान अभी बताया, विवादाध्यासितम जल ज्ञानम प्रमाणम समर्थ प्रवृत्ति जनकत्वात्, इसमें पक्ष क्या है? जल ज्ञानम। फलवत् प्रवृत्ति जनकम, फलवत् जो प्रवृत्ति है, सफला जो प्रवृत्ति है, तादृश प्रवृत्ति जनक जो जल ज्ञान है वही क्या है? पक्ष है। ठीक है, मान लीजिए जल का ज्ञान हो गया, उसके बाद फलवत प्रवृत्ति नहीं हुई, मतलब विफला प्रवृत्ति हुई, जल की प्राप्ति नहीं हुई, तो वहां पर जो जल ज्ञान हुआ था उसको हम पक्ष बनाएंगे प्रमात्व सिद्ध करने के लिए? नहीं, उसमें तो अप्रमात्व का सिद्ध कर। ठीक है, तो कहने का मतलब फलवत प्रवृत्ति जनक, मतलब जल ज्ञान होने के बाद में जल की प्राप्ति हो गई, तो उससे पूर्व में जो जल ज्ञान हुआ था उस जल ज्ञान को हम ऐसा कहते हैं फलवत प्रवृत्ति जनकम जल ज्ञान। तदेव जल ज्ञानम किमस्ति अत्र पक्षः, साध्यम किमस्ति तस्य प्रामाण्यम साध्यम। प्रमाणम कहा था ना, प्रमाणत्वम कहिए, प्रामाण्यम कहिए, प्रामाण्यम साध्यम। प्रामाण्यम नाम याथार्थ्यम, प्रमात्वम कहिए, याथार्थ्यम कहिए। प्रामाण्यम शब्द का भी दो अर्थ होते, एक प्रमाण में रहने वाले धर्म को भी प्रामाण्य कहते, एक प्रमा में रहने वाले धर्म को भी प्रामाण्य कहते हैं, है ना, बताया था। तो यहाँ पर कौन सा प्रामाण्य लेना है? याथार्थ्य रूप है ना, यथार्थ ज्ञान को ही प्रमा कहते हैं। याथार्थ कहिए, प्रमात्व कहिए, वही प्रामाण्य हमको ग्रहण करना है, न तो प्रमाकरणत्वम, न तो क्यों स्मृत्या व्यभिचारापत्ते, नहीं तो स्मृति में क्या हो जाएगा? व्यभिचार हो जाएगा। ठीक है, फलवत प्रवृत्ति जनक जो जल ज्ञान है, फलवत
प्रवृत्ति जनक जो जल ज्ञान है उसमें हमें क्या सिद्ध करना है? साध्य क्या है हमारा? प्रामाण्यम। प्रामाण्यम शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक प्रमात्वम, एक प्रमाकरण। प्रामाण्य शब्द के दो अर्थ कौन कौन से? एक प्रमात्वम, एक प्रमाकरण। प्रमा के करण को प्रमाण कहते हैं, तो करणत्व को क्या कहेंगे? प्रामाण्यम कहेंगे। कीदृशम प्रामाण्यम अत्र साध्य? याथार्थ्य रूपम, प्रमात्व रूपम, उतः प्रमाकरणत्व रूपम। प्रमात्व रूप, प्रमात्व रूपम अथवा याथार्थ्य रूपम, याथार्थ्यम कोई भी कहते। तो यदि प्रमाकरणत्व को आप अगर साध्य बनाएंगे, प्रमाकरणत्व रूप प्रामाण्य को साध्य बनाएंगे, तो स्मृति में क्या हो जाएगा? व्यभिचार हो जाएगा। व्यभिचार कब होता है? कहीं पर भी हम अनुमान करते हैं, जैसे अनुमान प्रयोग करते हैं, कहीं पर साध्य नहीं है, हेतु रह गया, तो वहां पर व्यभिचार दोष होता है। हमेशा हेतु व्याप्य होता है, साध्य व्यापक होता है। साध्य के अभाव के अधिकरण में हेतु को नहीं रहना चाहिए। जहां साध्य नहीं है वहां हेतु रह गया, तो हेतु क्या हो गया? व्यभिचरित। तो वो हेतु अपने साध्य को सिद्ध करने में समर्थ। जैसे उदाहरण के लिए पर्वतो वन्यमान प्रमेयत्वात्, पर्वतो प्रमेयत्व हेतु, पर्वत में वन्य की सिद्धि करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जहां पर वन्य नहीं है वहां पर भी प्रमेयत्व रहता है। तो वन्य के अभाव में जो रहेगा वो वन्य को सिद्ध करेगा, और धूम वन्य के अभाव में कभी रहेगा? नहीं रहेगा, इसलिए धूम वन्य की सिद्धि करेगा। कहने का मतलब व्यभिचार दोष कब होता है पूछेंगे तो हमको हेतु और साध्य को देखना है। साध्य नहीं है, हेतु रह गया, तो क्या होगा? अब यहाँ पर व्यभिचार किसमें हो रहा है? स्मृति में। कब? यदि प्रमाकरणत्व को हम साध्य करेंगे। प्रमाकरणत्व, प्रमा स्मृति में है? स्मृति में प्रमाकरणत्व नहीं है, क्योंकि है ना, स्मृति और अनुभव दो प्रकार के ज्ञान होते हैं। स्मृति अलग है, अनुभव अलग है। ठीक है, प्रमा के करण को प्रमाण कहते हैं, स्मृति को प्रमाण नहीं कहते हैं, उसमें प्रमाणत्व रहता है। स्मृति में क्या नहीं है? प्रमाकरणत्व नहीं है। ठीक है, और हमारा हेतु क्या है? सफल प्रवृत्ति जनकत्व। सफल प्रवृत्ति जनकत्व स्मृति में रह सकता है कि नहीं? स्मरण होने से सफल प्रवृत्ति जनकत्व, स्मरण होने से सफल फलवत प्रवृत्ति होती है कि समर्थ प्रवृत्ति, है ना। जैसे मान लीजिए जल का ज्ञान हुआ, जल के ज्ञान होने के बाद हम जल में प्रवृत्त हुए, जल मिला, तो हमारी प्रवृत्ति सफल हुई या विफल हुई? सफल प्रवृत्ति का जनक हो गया जल ज्ञान। वो जो जल ज्ञान है, स्मरणात्मक ज्ञान होने पर भी वो सफल प्रवृत्ति का जनक हो सकता है कि नहीं? देखिए, ज्ञान चाहे अनुभव हो चाहे स्मरण हो, दोनों फलवत प्रवृत्ति के जनक हो सकते हैं। ठीक है, फिर से एक बार बताता हूँ। हमको जल का ज्ञान हो गया, इदम जलम। ठीक है, जल ऐसा ज्ञान होने के बाद हमारी प्रवृत्ति हुई, जल हमको मिला, तो हमारी जो प्रवृत्ति है उसको सफला प्रवृत्ति कहेंगे या विफला प्रवृत्ति कहेंगे? उस सफल प्रवृत्ति का जनक है ज्ञान हो गया। पूर्व में जो ज्ञान हुआ था इदम जल ज्ञान, उसको क्या कहेंगे? सफल प्रवृत्ति जनक। उस ज्ञान में क्या रहेगा? फलवत प्रवृत्ति जनकत्व तो कहिए, अथवा सफल प्रवृत्ति जनक। सफल प्रवृत्ति जनकत्व किसमें है? ज्ञान में। कौन से ज्ञान में रहता है? स्मरणात्मक ज्ञान में या अनुभवात्मक ज्ञान? दोनों में रह सकता है। अनुभव और स्मरण तो समझते हैं ना। साक्षात जो ज्ञान होता है, साक्षात्कारी जो प्रमा है, उसको अनुभव कहते हैं। जैसे घट को देखा, अयं घट, ये क्या है? अनुभव। 2 दिन बाद उसका स्मरण किया तो वो क्या है? स्मरणात्। जैसे जल को अभी देखा, मान लीजिए जल जैसा कुछ पदार्थ, अभी उसकी प्रवृत्ति नहीं हुई, कहीं अन्य काम में चला गया, ठीक है, 1 घंटे बाद आया, उसको स्मरण हुआ, वहां तो है ना प्यास लगी, तो जल जैसा देखा था। अभी स्मरणात्मक ज्ञान से उसकी प्रवृत्ति हुई। फलवत प्रवृत्ति का जनक अनुभव होता है या स्मरण होता है? दोनों हो सकते हैं, दोनों। फलवत प्रवृत्ति जनकत्व स्मरण में है कि नहीं? आपका हेतु क्या है यहाँ पर? फलवत प्रवृत्ति, हाँ वही, फलवत प्रवृत्ति जनकत्व स्मृति में है कि नहीं? प्रमाकरणत्व स्मृति में है कि नहीं है? प्रमा के करण 4 है। प्रमा के करण क्या है? कितने हैं? 4। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। स्मृति तो अलग है, स्मृति और अनुभव। अनुभव के अंतर्गत ये आते हैं, अनुभव तत्करणमपि चतुर्विधम करके। स्मृति में प्रमाकरणत्व नहीं है। अच्छा, स्मृति में क्या नहीं है? और क्या है? फलवत प्रवृत्ति जनकत्व तो साध्य नहीं है, हेतु रह गया, तो क्या हो गया? इसीलिए इस अनुमान में प्रमाकरणत्व रूप जो प्रामाण्य है वो हमारा साध्य क्या है? प्रमात्व रूप प्रामाण्य, याथार्थ रूप प्रामाण्य। स्मृति में याथार्थ रहता है कि नहीं? यथार्थ स्मृति होती है कि नहीं? स्मृति यथार्थ होती है, तो स्मृति में क्या रहेगा? याथार्थ भी रहेगा, फलवत प्रवृत्ति जनकत्व भी रहेगा, साध्य भी है, हेतु भी है, तो कोई भी विचार। अर्थात हमारा साध्य क्या है? प्रामाण्यम। प्रामाण्यम के 2 अर्थ होते हैं, कौन कौन से? याथार्थ्यम और प्रमाकरण, तुम ऐसे कहते हैं यहाँ जो शब्द है उसके अनुसार। एक याथार्थ्यम, एक हमारा जो साध्य है याथार्थ है या प्रमाकरणत्व है? याथार्थ। प्रमाकरणत्व क्यों? स्मृति में विचार हो जाएगा। स्पष्ट है? हेतुस्तो समर्थ प्रवृत्ति जनकत्वम, फलवत प्रवृत्ति जनकत्वम इति यावत्। समर्थ प्रवृत्ति जनकत्वम कहिए, फलवत प्रवृत्ति जनकत्वम कहिए, एक ही बात। तो ये स्पष्ट हो गया। ज्ञान मानस प्रत्यक्ष से गृहीत होता है। ज्ञान गृहीत होने के उत्तर में जब प्रवृत्ति होती है संशयवशात, प्रवृत्ति 2 प्रकार की होती है, सफला प्रवृत्ति और विफला प्रवृत्ति। जो सफला प्रवृत्ति है उसी के द्वारा ज्ञानगत परमात्मा का हम अनुमान करते हैं। ज्ञान मानस प्रत्यक्ष से गृहीत होता है, सफल प्रवृत्ति जनकत्व हेतु के द्वारा प्रमात्व गृहीत होता है। अतः ज्ञानग्राहिका सामग्री भिन्ना, ज्ञानगत प्रमात्व ग्राहिका सामग्री भिन्ना, तस्मात् प्रमात्वं न स्वतो ग्राह्यम् अथवा प्रामाण्यं न स्वतः ग्राह्यम्। अनेन तु केवल व्यतिरेक्य अनुमानेन अनभ्यासदशापन्नस्य ज्ञानस्य प्रामाण्य अवबोधिते
तद्दृष्टान्तेन जल प्रवृत्तेः पूर्वमपि तज्जातीयत्वेन लिंगेन अन्वय व्यतिरेक्य अनुमानेन अन्यस्य ज्ञानस्य अभ्यासदशापन्नस्य प्रामाण्यम अनुमीयते। दो प्रकार के ज्ञान होते हैं सर, एक अभ्यास दशापन्न, एक अनभ्यास दशापन्न। मतलब अभ्यास दशा को जिसने प्राप्त कर लिया सर, बार बार अभ्यास हो रहा है, कुछ कुछ कहते हैं ठीक है अनभ्यास दशापन्न अवस्था में, ठीक है अनभ्यास दशापन्न अवस्था में प्रमाद तो परतः ग्राह्य हो, लेकिन अभ्यास दशापन्न में तो क्या हो जाएगा, स्वतः ग्राह्य होगा। ऐसा प्रश्न करने पर कहते ऐसा भी नहीं होगा। पहले तो दो चीज समझते हैं। देखिए मतलब कहीं नई जगह हम गए, ठीक है, रास्ते में है, दूर से हमको जल जैसा कुछ वस्तु देखा, इससे पहले हमने कभी उस पदार्थ को नहीं देखा था, ठीक है, तालाब भी हो सकता है, जलाभास भी हो सकता है, इदम जलम ऐसा ज्ञान हो गया। ये जो ज्ञान है अनभ्यास दशापन्न, ये ज्ञान क्या है, अभ्यास दशापन्न को प्राप्त नहीं किया है। अभ्यास दशा को प्राप्त बार बार अभ्यास हुआ तो उसको कहते हैं अभ्यास दशापन्न। और इस ज्ञान को एक प्रथम बार जो ज्ञान हो रहा है उसको क्या कहेंगे, ठीक है। अनभ्यास दशापन्न अवस्था में पहले सिर्फ क्या होता है, ज्ञान गृहित हुआ, और सफल प्रवृत्ति होने के बाद ज्ञानगत प्रमाद गृहित हो। एक दिन तो ये हो गया, ठीक है, यहाँ तो हमको समझ में आ गया प्रमाद तो स्वतः ग्राही है। अब दूसरे दिन भी वो व्यक्ति गया, वहीं पर दूर से देखा जल जैसा ज्ञान हुआ, ज्ञान होते ही उसको प्रमाद का अवधारण होगा कि नहीं, कल जल मिला था भाई, है ना, तो ज्ञान और प्रमाद तो एक साथ गृहित हुए कि नहीं, तो आपको क्या मानना चाहिए, स्वतः ग्राह्य कहना चाहिए। लेकिन नहीं, तब भी स्वतः ग्राह्य नहीं, तज्जातीय न लिंगेन, तज्जातीयत्वेन लिंगेन, मतलब वहां पर भी क्या करेंगे, जो अभ्यास दशापन्न ज्ञान है, जो अनभ्यास दशापन्न ज्ञान में जो जातीयता जो धर्म है हेतु में, उसी धर्म के द्वारा ही यहाँ पर भी क्या होता है, प्रमात्व गृहित होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए धूम है, सकल धूम में रहने वाला एक धूमत्व जाति है, ठीक है, तज्जातीयत्व शब्द का अर्थ करते हैं तद्धर्मावच्छिन्नत्वम, धूमत्वावच्छिन्न जितने भी है उसको धूम जाति ऐसा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए पहले तो अनभ्यास दशापन्न ज्ञान होता है, ठीक है, उस समय में जो हेतु था, कौन सा हेतु था, समर्थ प्रवृत्ति जनकत, उसी हेतु के द्वारा ही यहाँ पर भी क्या होता है, प्रमात्व गृहित। जैसे हमको देख, अब दूसरे दिन तीसरे दिन गए, जल का ज्ञान हुआ, जल ज्ञान होने के बाद हम क्या करेंगे, इदम ज्ञानम प्रमा अनुमान करेंगे। ज्ञान तो गृहित हो गया किससे, मानस प्रत्यक्ष से, लेकिन ज्ञानगत जो प्रमात्व है वो तज्जातीयेन लिंगेन अथवा तज्जातीयत्वेन लिंगेन, समर्थ प्रवृत्ति जनकत्व जातीयत्वेन लिंगेन प्रमात्वम अनुमीयते अवबोधिते तद्दृष्टान्तेन जल प्रवृत्तेः पूर्वमपि तज्जातीयत्वेन लिंगेन अन्वय व्यतिरेके अनुमानेन। अब इसके बाद अन्वय व्यतिरेके अनुमान हो सकता है सर। सबसे पहले जो अभ्यास अनभ्यास दशापन्न ज्ञान है वहां तो केवल व्यतिरेकी कहा था, अभ्यास दशापन्न ज्ञान में क्या हो जाएगा, अन्वय व्यतिरेकी। अन्वय व्यतिरेकी मतलब जैसे मान लीजिए जल ज्ञान में प्रमात्व निश्चित हो गया, अब हमको घट ज्ञान में प्रमात्व निश्चित करना है, तो हम जल ज्ञान को क्या कहेंगे, जल ज्ञान को दृष्टांत, समझ रहे। अभी एक नंबर में हमको अनभ्यास दशापन्न ज्ञान, उसी के विषय में अभी हम चर्चा कर रहे थे, उसमें तो स्पष्ट है अनभ्यास दशापन्न ज्ञान में प्रमात्व का हमने निर्धारण कर लिया, कौन से हेतु के द्वारा, सफल प्रवृत्ति जनकत्व हेतु के द्वारा, ठीक है। अब अभ्यास दशापन्न ज्ञान में आइए, घट ज्ञान हो रहा है बार बार, ठीक है, तो वहां पर भी हम ऐसा करेंगे, घट इदम ज्ञानम प्रमा कुतः सफल प्रवृत्ति जनकत्वात्, दृष्टांत किसको बनाएंगे, जल ज्ञानवत्, ठीक है। ये कौन सा अनुमान हो गया, अन्य, क्योंकि दूसरा दृष्टांत मिला ना यहाँ पर जल आदि ज्ञान, ठीक है। अब उसी जल ज्ञान में मान लीजिए अभी तो घट ज्ञान के लिए कहा था, एक जगह जल ज्ञान हो गया, वहीं पर दूसरे दिन तीसरे दिन दूर से ही जल का ज्ञान हो रहा है, वहां पर भी हम क्या करेंगे, पूर्वोत्पन्न तदृष्टान्तेन जल प्रवृत्ति है पूर्वमपि तज्जातीयत्वेन लिंगेन, ठीक है, सफल प्रवृत्ति जनकत्व जो हेतु है उसमें रहने वाला जो धर्म विशेष है, अर्थात सफल प्रवृत्ति जनकत्व, जितने भी सफल प्रवृत्ति के जनक होते हैं उनमें क्या रहेगा, सफल प्रवृत्ति जनकत्व। तो इसी को जाति है ना, तज्जाति से किसी एक जाति विशेष को नहीं लेना है, धर्म विशेष को लेना है, ठीक है। उस धर्म के आधार पर अन्य पदार्थ को हम लिंग बना करके, हेतु बना करके अन्वय व्यतिरेक अनुमान के द्वारा हम क्या करेंगे, वहां पर भी सफल प्रवृत्ति जनकत्व के द्वारा प्रमात्व का निश्चय करेंगे। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि दूसरे दिन तीसरे दिन जब जल का ज्ञान होगा तब भी हमको पहले एक नंबर में क्या होगा, प्रथम क्षण में जल का ज्ञान, उसके बाद ज्ञान गृहित होगा किससे, मानस प्रत्यक्ष से, ठीक है, और प्रमात्व किससे गृहित होगा, सफल प्रवृत्ति जनकत्व के द्वारा, क्योंकि हम वहां पर फिर अनुमान करेंगे कि कल जो ज्ञान हुआ था वो ज्ञान क्या था, परमात्मक था, क्यों, सफल प्रवृत्ति जनकत्व होने से। उसी प्रकार यह ज्ञान भी क्या होगा, परमात्मक होगा, क्योंकि ये भी सफल प्रवृत्ति का जनक होगा करके सफल प्रवृत्ति जनकत्व के द्वारा ही हम क्या करेंगे, परमात्व का निश्चय करेंगे। अभ्यास दशापन्न ज्ञान, अभ्यास दशापन्नस्य प्रामाण्यम अनुमीयते, कहने का मतलब अभ्यास दशापन्न ज्ञान में भी प्रमात्व स्वतः ग्राह्य नहीं होता है, ये बताना चाहता। तस्मात् परतः एव प्रामाण्यम न ज्ञान ग्राहकेण एव गृह्यते, ज्ञान ग्राहकेण एव
कारणेन प्रामाण्यं न गृह्यत इति। चत्वारि एव प्रमाणानि युक्तिलेशोक्तिपूर्वकं केशवो बालबोधाय यथाशास्त्रम् अवर्णयत्। केशवः इत्युक्ते केशवमिश्रः ग्रन्थकर्ता बालबोधाय बालानां सुखपूर्वकं बोधाय तत्वज्ञानाय यथाशास्त्रम शास्त्रम अनतिक्रम्य यथाशास्त्रम अवर्णयत् वर्णन किया। किसका वर्णन किया? चत्वारि एव प्रमाणानि। ठीक है, इससे अतिरिक्त प्रमाण नहीं हो सकते, इसलिए एवकार लगाया, अर्थापत्ति का निराकरण किया था, अनुपलब्धि का निराकरण किया था। चत्वारि एव प्रमाणानि अवर्णयत्। कः अवर्णयत्? किमर्थम? बालबोधाय। कथम? युक्ति लेशोक्ति पूर्वकम। युक्ति की लेश मात्र है ना, लेश मतलब अल्प मात्रा है ना, स्वल्प युक्त, क्योंकि अधिक युक्ति का हम प्रयोग करेंगे तो बालक को सुखपूर्वक बोध नहीं होगा। युक्ति है साधक बाधक प्रमाण। साधक बाधक जो प्रमाण होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? युक्ति कहते हैं। युक्ति के लेश मात्र की युक्ति पूर्वक, युक्ति लेशोक्ति पूर्वकम चत्वारि एव प्रमाणानि बालबोधाय केशवः यथाशास्त्रम अवर्णयत्। तो 16 पदार्थ थे, उनमें से प्रमाण का निरूपण हो गया, प्रमेय का निरूपण कल